बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप लोग ठीक हैं और जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसे एंजॉय कर रहे हैं। आज से हम जो है इस कोर्स के अंदर फर्स्ट हमने सॉर्टिंग के प्रॉब्लम को जो है वो काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया और जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि इन द रिमेनिंग हाफ ऑफ द कोर्स जो है वो हम एक और टॉपिक या एक और डोमेन को जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे एंड दैट वाज बेसिकली द ग्राफ थ्योरी। तो आज के लेक्चर से हम ग्राफ थ्योरी के सॉरी टॉपिक्स जो हैं उनको जो है वो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 इज़ द फर्स्ट चैप्टर जहां से हम स्टार्ट लेंगे और इस चैप्टर का नाम जो है वो है एलिमेंट्री ग्राफ एल्गोरिथम। इस लेक्चर का नाम है एलिमेंट्री ग्राफ एल्गोरिथम्स 1 क्योंकि ये चैप्टर जो है वो काफ़ी लेंथी है, तो हम आज जो है उसको कवर नहीं करेंगे, तो हम इसको 2 वीक्स के अंदर जो है वो कवर करने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है जी। सो दिस इज बेसिकली फर्स्ट पार्ट ऑफ द this topic, this chapter. So let's move on to the outline of today's lecture. आज के लेक्चर के आउटलाइंस में सबसे पहले हम चैप्टर के ओवरव्यू को डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्री ग्राफ एल्गोरिथम के चैप्टर में हमने क्या कुछ जो है वो कवर करना होगा। उसके बाद हम दो रिप्रेजेंटेशन ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के मेथड्स को डिस्कस कर रहे होंगे, जिसको हम एडजेसेंसी लिस्ट और एडजेसेंसी मैट्रिक्स कहते हैं, कि जब हम एक एल्गोरिथम में एक ग्राफ जो है उसको प्रोसेस कर रहा होगा तो उसको मेमोरी में हमने किस तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट करना है। ठीक है जी। और उसके बाद हम सर्चिंग के दो मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। एक को हम कहते हैं ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, शॉर्टली हम इसको बीएफएस कहते हैं, और दूसरे को हम डेप्थ फर्स्ट सर्च कहते हैं, जिसको हम शॉर्टली डीएफएस कहेंगे। ठीक है जी। सो हम फर्स्ट जो है उनके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, फिर उनके एल्गोरिथम्स को, फिर उसके ऊपर एक या दो एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम उसके एनालिसिस के ऊपर जो है वो बात करेंगे। ठीक है जी। जब हम डीएफएस की बात कर रहे होंगे तो हमारे पास एजेस के डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो इमर्ज होते हैं, इसलिए हमने एजेस के क्लासिफिकेशन के ऊपर जो है भी बात करनी होगी। और उसके बाद आज के लेक्चर पे बेस जो है एक सिंपल सा असाइनमेंट, ताकि आप इसके ऊपर जो है वो वर्कआउट करें कि किस तरीके से जो है वो रिप्रेजेंटेशन होगी, किस तरीके से बीएफएस अप्लाई होगा, और उसके जो है वो प्रॉज एंड कॉन्स क्या है या स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस क्या है। सिमिलरली फिर आप डीएफएस के ऊपर जाएंगे कि डीएफएस जो है वो किस तरीके से या उसके जो स्ट्रेंथ है वो जो है वो क्या है। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफ. Yes, before we move on to the graph chapter overview, initially हम बात कर रहे होंगे ग्राफ के ऊपर कि what basically a graph is. Shortly हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे, फिर ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर हमारी डिस्कशन होगी कि एडजेसेंसी लिस्ट के थ्रू हम ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर एडजेसेंसी मैट्रिक्स के थ्रू जो है वो हम ग्राफ को किस तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद एलिमेंट्री सर्च एल्गोरिथम्स हैं, जिस तरह मैंने अभी डिस्कस किया, बीएफएस और डीएफएस हम उन्हें डिस्कस कर रहे होंगे, और उसके बाद डीएफएस के कुछ इंटरेस्टिंग जो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, जिसमें एक टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग है या टोपोलॉजिकल सॉर्ट है, और दूसरे को हम स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट कहते हैं। हम ये दो जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। दीज टू आर बेसिकली दी एप्लीकेशंस ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। ठीक है जी। टू स्टार्ट विद द ग्राफ, बेसिकली अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ जो है इट्स डेटा स्ट्रक्चर। अगर इसके टाइप की बात करें, जिस तरह हम एरेज और स्टैक क्यूज और इनके पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे, तो दैट वाज बेसिकली अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जो कि एक डायमेंशन से हम उसके डेटा को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे और उसको एक्सेस भी कर रहे थे। ठीक है। लेकिन जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो दिस इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, बिकॉज इफ यू लुक इन हियर, लेट मी हैव द पॉइंटर so we can over here. So if we talk about a graph, so it's a non-linear data structure. Again, data structure is basically the logical representation of data or a method which basically holds the logical relationship between the data, right? So जब हम ग्राफ की बात करते हैं, lots of applications, lots of जो problems हैं उसको हम ग्राफ के पर्सपेक्टिव से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर हम उसे प्रोसेस भी करते हैं। एक ग्राफ जो है वो बेसिकली 2 डायमेंशन पे बेस होता है। उसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं या दो सेट्स होते हैं, जिसको एक हम सेट वी कहते हैं और दूसरे को हम सेट ई कहते हैं। सेट वी के अंदर जो है वो सारे के सारे वर्टिसेस होते हैं, और सेट ई के अंदर जो है उन वर्टिसेस के दरमियान जो लॉजिकल कनेक्शंस होते हैं या जो कनेक्शंस होते हैं या जो लिंक्स अवेलेबल होते हैं, उनको हम एजेस कहते हैं, और वो सेट ई में होते हैं। ठीक है जी। तो एक ग्राफ जो है वो बेसिकली क्या होता है,
ग्राफ जो है वो बेसिकली टू सेट्स पे डिफाइन होता है, जिस तरह हम जिसमें फर्स्ट को हम जो है वो सेट वी कहते हैं, और दिस वी इज बेसिकली फॉर वर्टिसेस। सो हम वर्टिसेस जो है वो किस तरीके से या कौन कौन से वर्टिसेस हमारे पास होंगे, और सिमिलरली जो उनके दरमियान लिंक्स हैं उन वर्टिसेस के दरमियान, उसको हम एजेस कहते हैं। सो दिस इज टेकन फ्रॉम ई फ्रॉम एज। सो ये दो जो है वो हमें ग्राफ को रिप्रेजेंट करके देता होता है, ठीक है जी। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, सपोज हमारे पास सिटीज़ हैं और सिटीज़ के दरमियान जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स हैं, तो आप हर एक सिटी को जो है उसको एज ए वर्टेक्स ले सकते हैं, और द लिंक बिटवीन दो सिटीज़ इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आपके पास जो है वो एजेस हो सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ पॉसिबल वेरिएशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स जो कि हम यहाँ पे जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो जब हम ग्राफ की बात करते हैं, तो ग्राफ जिस तरीके से हम ये ट्रांसपोर्टेशन वाला एग्जांपल कहते हैं, हम देखते हैं कि बाज़ रोड्स जो है वो टू डायमेंशनल होते हैं और बाज़ जो है वन डायमेंशनल होते हैं, या वन वे और टू वे जो है जिस तरीके से हम कह सकते हैं। So we have to model this problem with the possibilities of being having a one-way links or a one-way roads or the two-way roads, right? So उस perspective से अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास दो किस्म के जो है वो टाइप्स बनते हैं ग्राफ के। एक को हम डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं, और डायरेक्टेड जो है वो वन वे पॉसिबिलिटीज को जो है इम्प्लीमेंट करने की यूज के लिए यूज होते हैं, और अनडायरेक्टेड का मतलब ये है कि वहाँ पे जो कम्युनिकेशन है या वहाँ पे जो एक्सेस है वो टू वे कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से जो है वो अलाउ होता है, ठीक है जी। सो डायरेक्टेड का मतलब ये है कि एक वर्टेक्स है दूसरे वर्टेक्स से, या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट है, या एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन की तरफ जो है वो एक एज जो है या वो एक लिंक जो है वो अवेलेबल है, लेकिन दूसरा उसका जो रिवर्स लिंक है वो अवेलेबल नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि जी रिवर्स लिंक भी होना चाहिए, तो फिर वी हैव टू हैव एक्सप्लिसिटली टू एरोज विद द एरोज हेड्स इन्वॉल्व, राइट। लेकिन अगर हम अनडायरेक्टेड की बात करते हैं, इफ यू डू नॉट प्रोवाइड एनी एरो हेड्स इन देयर, अगर हम एरोज यूज ना करें, हम सिंपली प्लान एक लेन यूज करें, सो इट वुड मीन कि हमारे पास जो है वो उन दो वर्टिसेस के दरमियान बोथ लिंक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, मतलब एक से दूसरे की तरफ और दूसरे से फिर पहले की तरफ जो है वो दोनों लिंक्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। सो हमारे पास ग्राफ क्या है, इट्स अ डेटा स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ वी और सेट ई, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दो हमारे पास उसके टाइप हो गए, एक को हम डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं और दूसरे को हम अनडायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। जब हम अगर आप यहाँ पे देखें, सो देयर आर टू कॉमन वेज टू रिप्रेजेंट ग्राफ फॉर द एल्गोरिथम्स, क्योंकि हमारा कंसर्न यहाँ पे यही है कि हम एल्गोरिथम जो है वो डेटा को लेके उसको प्रोसेस कर रहा होता है। अब वो डेटा अगर ग्राफ के फॉर्म में है, तो वो ग्राफ जो है वो मेमोरी में किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। एक को हम कहते हैं, एक मेथड को एडजेसेंसी लिस्ट्स, और दूसरे को हम कहते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एडजेसेंसी इज टेकन फ्रॉम द एडजेसेंट वन, कि आपके पास जो है एक नोड के पास जो है या एक वर्टेक्स के पास जो है वो एडजेसेंट कौन कौन से नोड्स जो है वो पॉसिबल है। आगे हम इसको जाके एक्सप्लेन करते हैं। जब हम एक एल्गोरिथम के रनिंग टाइम की बात करते हैं, तो हम उसको किस तरीके से जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। This is often in terms of both V modulus, हम इसको cardinality कहते हैं, V cardinality of V and cardinality of set E. Now what basically is cardinality is? Cardinality is basically the members are the number of members in a given set. सेट V और सेट E दोनों हमारे पास सेट्स, सॉरी V और E दोनों जो है वो हमारे पास सेट्स हैं, और सेट्स में जो है उनमें मेंबर्स होते हैं। तो ये जो मॉडुलस है या जो ये कार्डिनलिटी है, ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, ये हमें ये प्रोवाइड कर रहा होता है कि आपके पास इस सेट के अंदर जो है वो कितने एलिमेंट है, ठीक है जी। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वी कुड हैव द एग्जैक्ट एनालिसिस एंड वी कुड हैव एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। अगर हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस की बात करें, तो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के लिए हमारे पास जो सिंबल्स हम यूज़ करते हैं, हम उसी पर्सपेक्टिव से एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की बात कर लेते हैं। और हम ये कहते हैं कि जब हम एसिम्प्टोटिक्स की बात करें और जस्ट हम एसिम्प्टोटिक्स की बात करें, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन कार्डिनलिटीज़ को जो है वो ओमिट कर सकते हैं, हम उसे ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब एग्जैक्टली वही होना चाहिए कि हम क्या कहते हैं कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। सो हमारे पास इस तरह ये है, दिस इज बेसिकली अ बिग नोटेशन और v प्लस ई। तो यहाँ पर हमने ये मॉडल्स या कार्डिनलिटी के जो साइंस हैं वो हमने यहाँ से एलिमिनेट कर दिए हैं। अगर हम एसिम्प्टोटिक्स के पर्सपेक्टिव से बात नहीं करते हैं, तो फिर हम देख सकते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ v प्लस कार्डिनलिटी ऑफ e। लेकिन दिस इज अंडरस्टूड इन एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, इसका मतलब जो है वो हमारे पास क्या है, वो कार्डिनलिटी ही है, ठीक है जी।
हम फर्स्ट मेथड पे चले जाते हैं एडजेसेंसी लिस्ट की तरफ, और हम ये कहते हैं, अब अगर आप देखें तो ये लिस्ट जो है, एडजेसेंसी को अभी साइड पे रख के हम लिस्ट की बात कर लेते हैं। और ये जो लिस्ट है, बेसिकली लिस्ट क्या है कि हम एक जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सिंपली हम घर से बाजार के लिए जाते हैं तो हम कहते हैं जी हमें लिस्ट बना के दें कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमने लेके आनी है। ठीक है, तो वो चाहे वो इन रो फॉर्म या चाहे वो जो है वो कॉलम फॉर्म जो है वो आपको वो सारे आइटम्स जो हैं विद अ कॉमा और विद स्पेस जो है वो लिख देते हैं। लेकिन जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो मेमोरी के अंदर जो है हमारे पास एक लिस्ट को मेंटेन करने के लिए या हम जो है वो कंटिन्यूअस लोकेशन यूज़ करते हैं, जिस तरीके से आपके पास एरेज हैं। लेकिन जो उससे ज़्यादा आपके पास फ्लेक्सिबल रिप्रेजेंटेशन है लिस्ट की, वो होती है इन द फॉर्म ऑफ अ लिंक लिस्ट। ठीक है जी। आगे यहाँ से अगर आप देखें तो लिंक लिस्ट हमेशा इसी तरीके से आपके पास होता है। ये तो खैर उसका कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम यहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट्स की बात करते हैं। अगर हम एक एडजेसेंसी लिस्ट की बात करें या एक लिंक लिस्ट की बात करें, तो लिंक लिस्ट जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नोड्स। जिस तरीके से ये आपके पास होता है, ये आपके पास एक नोड है। अब इस नोड में क्या है, आपके पास एक फील्ड में डाटा होता है और दूसरे फील्ड में आपके पास लिंक होता है दूसरे नोड का, जहां पर कुछ और डेटा जो है वो अवेलेबल होता है। ठीक है जी। और एक आपके पास स्टार्टिंग वेरिएबल होता है जिसमें आपके पास फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है, और जो लास्ट नोड होता है जिसके बाद कोई और नोड नहीं होता, वहां पर उसके एड्रेस फील्ड में जो है वो आपके पास क्या होता है, उसमें नल फील्ड होता है। ठीक है जी। सो ये हमारे पास जो है वो डेफिनेशन है आपके एक लिंक लिस्ट की। एक लिंक लिस्ट जो है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ नोड्स, जिसमें फर्स्ट नोड का जो एड्रेस है वो एक स्टार्टिंग वेरिएबल के पास होता है, और जो लास्ट नोड होता है उसमें जो लिंक फील्ड होता है वहाँ पर नल होता है। अदरवाइज एक नोड जो है एक लिंक लिस्ट के अंदर, उसमें अगर वो सिंपली जो है वो हमारे पास जो है वो टू फील्ड का भी हो सकता है, थ्री फील्ड का भी हो सकता है। लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हैं तो उसमें टू फील्ड्स हैं, तो एक में आपका डेटा होता है और दूसरे में लिंक फील्ड के अंदर जो है वो फॉलोइंग जो नोड होता है उसका एड्रेस एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी। सो अब यहाँ पे अगर हमें आप देख लें तो हमें हमने लिखा है कि जी हम एक एरे ए लेते हैं, उसको हम ए डी जे, दिस इज टेकन शॉर्ट फॉर एडजेसेंसी ऑफ वी लिस्ट, क्योंकि हमारे पास एक ग्राफ के अंदर जो है वो सेट वी के अंदर जितने भी आपके पास जो हैं वो वर्टिसेस होते हैं, तो हमने ये डिटरमाइन करना होता है कि एक वर्टेक्स जो होता है उस वर्टेक्स के साथ कौन कौन से जो है वो नोड्स एडजेसेंट है, मींस उसके साथ कौन से जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो ये नोड 1 है, इस नोड 1 के साथ जो है वो 2 भी कनेक्टेड है और इसके साथ जो है वो 5 भी कनेक्टेड है। तो हम क्या कर लेते हैं कि हम हर एक वर्टेक्स के लिए जो है वो एक लिंक लिस्ट डिज़ाइन कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं। जिस तरीके से मैंने 1 के लिए जो है, अगर आप देखें तो उसके 2 और 5 जो हैं, ये दो उसके एडजेसेंट नोड्स हैं, तो उसका हमने जो है उसके दो नोड्स बना के जो है वो हमने एक उसका लिंक लिस्ट बना दिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक लिंक लिस्ट नहीं होता है। जिस तरह इंडिविजुअल लिंक लिस्ट होते हैं तो वहाँ पर बजाय इसके कि आपके पास ये एरे होता है, आपके पास एक स्टार्ट वेरिएबल होता है। लेकिन जब आपके पास एक ही प्रॉब्लम से रिलेटेड मल्टीपल लिंक लिस्ट होंगे, तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि उसको ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं कि आप उनके स्टार्टिंग जो वेरिएबल्स हैं उन सारे लिंक लिस्ट का उनका आप क्या कर दें, उनका आप एक एरे बना दें, और जो एलिमेंट्स हैं उसमें आपके पास वो स्टार्टिंग वेरिएबल का जो कंसर्न है या जो टास्क है वो परफॉर्म हो। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने कहा था कि सपोज 2 और 5 जो हैं दीज आर बेसिकली द टू नोड्स, और आपके पास एक स्टार्टिंग वेरिएबल है जो कि फर्स्ट वन को जो है वो क्या कर रहा है, वो पॉइंट कर रहा है। इस तरीके से आपके पास ये दूसरा जो है 2 के लिए, अब 2 के लिए आप देखें तो उसके साथ 4 जो है वो वर्टिसेस कनेक्टेड है डायरेक्टली, तो उसके लिए जो लिंक लिस्ट बनेगा वो उसमें आपके पास 4 नोड्स होंगे और उसके लिए एक और स्टार्टिंग वेरिएबल होगा। तो उन सारे के सारे, अगर आप उसको जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से जो है वो प्रोसेस करना चाह रहे हैं, तो उन सारे के सारे स्टार्टिंग वेरिएबल्स के लिए जो है वो आप क्या करें, आप एक एरे बना दें, और जो उनका टास्क है वो आप टास्क जो है वो उनके करस्पॉन्डिंग मेमोरी लोकेशन से जो है वो आप फुलफिल करा दें। ठीक है जी। सो इसलिए हमारे पास आपको यहाँ पे जो है वो नज़र आ रहा होगा कि आपने एक एरे लिया हुआ है। दिस इज बेसिकली एन एरे जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, और ये 5 एलिमेंट्स इसमें इसलिए हैं क्योंकि आपके पास जो है वो वर्टिसेस इतने हैं। तो हम एरे, उसका नाम जो है वो हम ए डी जे लिख रहे हैं क्योंकि दिस इज फॉर द एडजेसेंसी ऑफ वी, कोऑर्डिनेट ऑफ वी लिस्ट, क्योंकि
हमने कहा कि जी ये आपको नंबर ऑफ वर्टिसेस प्रोवाइड कर रहा है, तो उतने हमारे पास जो है वो लिस्ट होंगे, और ये एरे ए के अंदर जो है वो पर वर्टेक्स जो है वो एक लिस्ट जो है वो उसको मेंटेन कर रहा होगा। ठीक है जी। तो अब आपके पास क्या है, नॉर्मली हम एक एज जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि जी अगर हम इस लिंक की बात करते हैं तो यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आप एंड कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो दिस इज बेसिकली अनडायरेक्शनल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन जो है वो गिवन नहीं है। ठीक है जी। तो ये अनडायरेक्शनल जो है वो लिंक है। तो आप इस एज को जो है वो टू वे जो है वो जो है वो कंसिडर कर रहे होंगे। आप ये कहेंगे कि जी 1 से 2 तक भी आपके पास एक एज एग्जिस्ट कर रहा है, और 2 से 1 तक भी आपके पास एज एग्जिस्ट कर रहा है। नॉर्मली एक एज को हम जो है वो u का v से रिप्रेजेंट करते हैं, और u का v इस एज का मतलब ये होता है कि इसका एक एंड पॉइंट जो है वो 1 है और दूसरा एंड पॉइंट, या एक एंड पॉइंट जो है वो u है और दूसरा एंड पॉइंट जो है वो आपके पास v है। और स्पेसिफिक एग्जांपल में यहाँ पे आपका जो एज है वो 1 कामा 2 होगा। ठीक है, जब आप इसके पर्सपेक्टिव से जो है उसके एडजेसेंसी की बात करते हैं। जब इसके पर्सपेक्टिव से आप इसके एडजेसेंसी की बात करते हैं तो डेफिनेटली ये भी 1 के साथ कनेक्टेड है, तो फिर ये 2 कामा 1 हो जाएगा। ठीक है जी। सो जहाँ से आप एज को जो है वो काउंट कर रहे हैं वो आपका u है, और जहाँ की तरफ वो जो है वो जा रहा है वो आपका जो है वो बेसिकली वो आपका v होता है। ठीक है जी। सो आपके पास वर्टेक्स यूज का जो लिस्ट है, जिस तरह यहाँ का लिस्ट क्या है, ये आपका u है, तो ये उनके v's हैं। जिस तरीके से मैंने u कामा v पे बेस आपके एजेस को डिफाइन किया है, तो अगर ये मेरा u है तो एक v आपका ये बनता है, ये u कामा v का जो कॉम्बिनेशन है ये आपको ये एज दे रहा है, ये u और ये v इसका जो कॉम्बिनेशन है वो आपको ये एज दे रहा है। ठीक है जी। सो vertex use के जो लिस्ट है, it has all vertices v such that u comma v belongs to e। अब यहाँ पे अगर आप देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि जी this 1 comma 2 is an edge because this edge must be there in set e, right? अगर वहाँ पे नहीं है, जिस तरीके से आप अगर यहाँ पे देखें तो 1 और 3 के दरमियान कोई लिंक नहीं है, तो आपके सेट ई के अंदर जो है वो 1 कामा 3 कोई भी एज जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लिंक जो है वो आपके पास जो है वो सिरे से अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है जी। सो इट वर्क्स फॉर बोथ द डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ, जिस तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। सो हमारे पास क्या है, ये एक एग्जांपल है एक अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए, जिसमें हमारे पास हमने क्या करना है कि हर एक वर्टेक्स के लिए हमने उसके एडजेसेंसी जो आइटम्स हैं उनके लिए एक लिस्ट बनाना है। एग्जैक्टली द सेम वे आप इस लिस्ट को जो है वो लिंक लिस्ट कह सकते हैं, लेकिन इसको हम एडजेसेंसी लिस्ट इसलिए कहते हैं, दिस इज नथिंग मोर देन सिंपली द लिंक लिस्ट, क्योंकि आप जैसे मैंने कहा कि इसमें नोड होते हैं और वो नोड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और आपके पास वो जो सेट वीज का जो लिस्ट है उसमें जो यू का कनेक्शन है वो आपको एडजेसेंसी एरे के एक लोकेशन से मिल जाएगा। ठीक है जी। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास एडजेसेंसी यहाँ पे कितने जो है वो आपके पास सेट वी में कितने वर्टिसेस होंगे, 1 2 3 4 5। सो 5 आपके पास वर्टिसेस हैं, तो कितने आपके पास जो है वो लिस्ट बनेंगे, आपके पास 5 लिस्ट बनेंगे। कौन से लिस्ट बनेंगे, एडजेसेंसी लिस्ट बनेंगे। और 1 के लिए जो लिस्ट होगा उसमें कौन से वी होंगे, उसमें 2 और 5 होंगे। ठीक है जी। सो आप यहाँ पे देखें कि जी 1 के लिए जो है वो 2 और 5 हैं। अगर आप 2 के लिए देखेंगे तो 1 3 4 और 5 ये सबके साथ कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पर जो लिस्ट बनेगा उसमें 4 आपके पास जो है वो वीज होंगे। अगर आप 3 के पर्सपेक्टिव से बात करें तो 3 में कितने होंगे, उसके साथ 2 और 4 कनेक्टेड हैं, सो इसलिए इसका जो लिस्ट होगा उसमें 2 एलिमेंट्स होंगे। 4 जो है वो कितने के साथ कनेक्टेड है, 3 के साथ भी कनेक्टेड है, 2 के साथ भी कनेक्टेड है, और 5 के साथ भी कनेक्टेड है। तो यहाँ जो इसका जो एडजेसेंसी लिस्ट बनेगा उसमें एस यू के लिए मींस अगर यू मेरा 4 है तो उसमें ये 3 एलिमेंट्स होंगे, एंड यू कैन सी इट ओवर हियर एज वेल। अगर मैं फिफ्थ की बात करूं तो फिफ्थ जो 5 जो है वो भी 3 के साथ ही कनेक्टेड है, 1 2 और 4 के साथ, तो उसका जो एडजेसेंसी लिस्ट है उसमें ऑन द बेसिस ऑफ वीज वो आपके पास यहाँ पे 3 एलिमेंट्स ही हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि 1 से 2 और 2 से 1, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए 1 और 2 भी अवेलेबल है और 2 कामा 1 भी अवेलेबल है, तो इसलिए ये लिंक जो कि अनडायरेक्टेड लिंक होता है वो हम ट्वाइस काउंट करते हैं। ठीक है जी। अभी तक अगर आप यहाँ पे देखें तो बेसिकली हमने सिंपली यही कहा है कि जी वर्टिसेस होते हैं और उन वर्टिसेस के दरमियान जो है वो कनेक्शंस होते हैं, उन कनेक्शंस को हम एजेस कहते हैं, और वो कनेक्शंस जो है बेसिकली जो वर्टिसेस के टू एंड पॉइंट्स होते हैं उसी पे बेस ही आपका हर एक एज जो है वो डिफाइन होता है। ठीक है जी। लेकिन आपके पास हम आगे जाके जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे कि हमारे पास इन एजेस का जो है
इन एजेस के ऊपर जो है हमारे पास वेट भी अवेलेबल हो सकते हैं। ये वेट जो है ये मल्टीपल, जैसे मैंने कहा कि ग्राफ जो है वो हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करने के लिए जो है उसके डेटा को यहाँ इस ग्राफ के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर ये वर्टिसेस जो हैं वो सिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये जो हमारे पास जो लिंक्स हैं ये सपोज जो है वो रोड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ मल्टीपल वेट्स इसको आप असाइन कर सकते हैं। सपोज वी कुड से कि 1 और 2 के दरमियान जो लिंक है उसका माइलेज कितना है, सो इट कुड बी अबाउट द लेंथ एज वेल। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट चलता है उसका किराया क्या है, तो इट कुड बी द फेयर एज वेल। सिमिलरली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जी वेट जो है वो उसके और पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकते हैं। हम ये कहते हैं कि जी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चलता है, उस ट्रांसपोर्ट का जो किराया है वो कितना है। सो आपके पास इस तरह के इन एजेस के ऊपर जो है वो वेट्स भी हो सकते हैं, और हम इन वेट्स को जो है वो क्या कर सकते हैं, उनको भी इन लिस्ट के अंदर जो है वो प्लेस कर सकते हैं। जब हम वेट अवेलेबल होगा तो वो वेट जो है वो क्या कर रहा होगा, वो सेट ई के एजेस को रेशनल नंबर्स में से जो है वो कुछ वैल्यूज असाइन कर रहा होगा, और वो उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी। जिस तरह हम यहाँ एडजेसेंसी लिस्ट के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आपके पास ये क्या है, ये आपका इंफॉर्मेशन है, और ये इंफॉर्मेशन किस चीज़ का है, ये आपका जो दूसरा एंड पॉइंट वी है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो दूसरा फील्ड है ये लिंक कर रहा है कि आपके पास दूसरा जो एडजेसेंसी नोड है वो कौन सा है। अब अगर हम ये कहते हैं कि जी यहाँ पे 1 और 2 के साथ जो है ये जो एज है इसका कोई वेट भी अवेलेबल है, तो आप ये कर लें कि यहाँ पे नोड आपके पास 2 फील्ड्स का है, आप इस नोड के फील्ड्स को जो है वो इंक्रीज करें, आप इसको 3 कर दें, और आप फिर यहाँ पे जो है उस थर्ड वो जो दरमियान वाला फील्ड होगा उसके अंदर आप उस वेट को जो है वो प्लेस कर सकते हैं। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन बेसिकली manage the weights assigned to different edges in the edges of set E। उसको जो है वो आप लिस्ट के अंदर जो है वो किस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। ठीक है जी। सो वेट्स जो है वो हम लेटर ऑन जो दो जो है वो प्रॉब्लम डोमेन्स हैं, स्पैनिंग ट्रीज इसको हम कहते हैं, और शॉर्टेस्ट पाथ्स को हम शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो उसमें हम जो है वो फिर वेट को यूज़ कर रहे होंगे। फॉर द टाइम बिंग हम क्या कर रहे हैं, हम जस्ट लिंक्स को जो है वो यूज़ कर रहे हैं कि लिंक अवेलेबल है या लिंक अवेलेबल नहीं है। सो फॉर नाउ वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट इन दिस चैप्टर कि एक एज जो है वो अवेलेबल है या नहीं है। सो 1 और 2 के दरमियान अगर आप के पास ये लिंक है तो इसका मतलब ये है कि एज एग्जिस्ट कर रहा है। अगर कोई एज जो है या कोई लिंक या कोई लाइन जो है वो दोनों को दो इन पॉइंट्स को जो है वो नहीं मिला रहा, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे लिंक जो है वो अवेलेबल नहीं है। अगर हम स्पेस रिक्वायरमेंट के हवाले से बात करें तो हम क्या कहते हैं, देखिए हमने थीटा को जो है वो लिया हुआ है। थीटा का मतलब ये है कि फॉर ईच द वर्स्ट एंड द बेस्ट केस आपके पास अगर एक ऑप्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है तो आप वहाँ पे थीटा यूज़ करते हैं। अगर मिनिमम आपके पास जो है आपने मिनिमम बाउंड को लेना होता है तो आप फिर वहाँ पे बिग ओमेगा को यूज़ करते हैं, और अगर आप जो है उसके अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर आप वहाँ पे बिग ओ को जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है जी। अब इस सिचुएशन में आपके पास चाहे जो है कोई भी ग्राफ हो, उस ग्राफ के अंदर आपके पास जितने भी सेट वी में एलिमेंट्स हैं आपने उन सबको रिप्रेजेंट करना है, तो उसका स्पेस रिक्वायरमेंट प्लस जितने भी आपके पास एजेस हैं उन एजेस पे बेस्ड जो हैं वो भी मेमोरी रिक्वायरमेंट, तो ये दोनों कंबाइन होके ये दो सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उन दोनों को कंबाइन करके आपके पास जो है वो आपका स्पेस रिक्वायरमेंट होता है। तो ये चाहे एल्गोरिथम जो भी है, चाहे आगे हम इसको जो है वो देख रहे होंगे कि जी हमारे पास उसके सर्चिंग और उस पे पर्सपेक्टिव से कितना टाइम जो है वो यूटिलाइज होता है, वहाँ पे हमारा जो है वो टाइमिंग जो है वो इसमें से मिनिमम हो सकता है। लेकिन हमारे पास जो भी ग्राफ हमें इस तरह का गिवन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो है बेस्ड डेफिनेटली बेस्ड ऑन द टाइप जो है ये एग्जैक्ट हम जो है वो स्पेस के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्यूट करते हैं। लेकिन हमारे पास सेट वी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उतने ही हमें जो है वो मेमोरी लोकेशन एरे के अंदर चाहिए होंगे, और जितने भी एजेस हैं हमारे पास तो उसी बेस पे हमारे पास जो है वो हर एक वी के लिए जो है वो एक नोड रिक्वायर्ड होगा। सो वी प्लस ई को आप यहाँ पे देखेंगे। सेट वी अगर आप यहाँ पे देखें तो सेट वी हमारे पास जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है उसमें कितने जो है वो आपके पास वर्टिसेस हैं, तो आपके पास 5 वर्टिसेस हैं। तो 5 प्लस अगर आप यहाँ पे एजेस सेट को देखें तो सेट एजेस में आपके पास एजेस कितने हैं, तो आप यहाँ पे देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है यहाँ पे। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे कहा था अगर आप यहाँ पे लिंक्स की बात करें तो ये लिंक 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास लिंक्स हैं।
लेकिन जैसे मैंने कहा यहाँ पर आपके पास 14 रिप्रेजेंटेड है। 14 इसलिए रिप्रेजेंटेड है क्योंकि यहाँ पे हर एक एज जो है वो अनडायरेक्टेड एज है, और जब अनडायरेक्टेड एज होता है तो वो जो है वो क्या होता है, वो ट्वाइस कंसिडर होता है। सो ये 1 to 2 और 2 to 1 अगर आप यहाँ पे देखें तो इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं। जब डायरेक्टेड ग्राफ होंगे तो यहाँ पे जो लिंक्स होंगे उतने ही आपके पास यहाँ पे जो लिस्ट होंगे उसमें उतने ही वीज के नोड्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। सो ये यहाँ पे जो है ये आपके पास क्लियर होना चाहिए कि सेट ई के अंदर हर एक एज जो है वो अनडायरेक्टेड एज जो है वो ट्वाइस कंप्यूट होता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी सेड कि 14 प्लस 9 सो 19 जो है वो नोड्स या 19 जो बेसिकली मेमोरी स्पेसेस हैं वो आपके लिए जो है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं। अब हम टाइमिंग के ऊपर बात कर लेते हैं, और सबसे पहले हम ये कहते हैं कि एक एज है, सॉरी एक नोड है जिसको हम नोड यू कहते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे कहा था कि ये यू है, और जो भी इसके एडजेसेंट हैं जो यहाँ से रीचेबल हैं उनको हम वी कहते हैं। तो दिस इज यू, दिस इज वी, जो कि आपको एक एज प्रोवाइड कर रहा है। दिस इज यू एंड दिस इज वी, तो ये आपको दूसरा एज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है जी। अब हमारे पास जो है एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम डिग्री कहते हैं, डिग्री ऑफ ए नोड। जैसे हमने कहा कि एक नोड होगा, उस नोड के अंदर जो है वहां से कुछ नोड जो है वो ओरिजिनेट होके कहीं बाहर नोड्स की तरफ जा रहे होंगे, और कुछ नोड्स ऐसे होंगे जो और नोड से ओरिजिनेट होके जो है वो यहाँ पे जो है वो फिनिश कर रहे होंगे। सो नॉर्मली डिग्री जो है, डिग्री इज बेसिकली कि कितने नोड जो है वो यहाँ से आउट गोइंग जा रहे हैं और कितने जो है वो यहाँ से जो है वो इनकमिंग इसकी तरफ जो है वो आके फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। और इसके फिर दो टाइप्स होते हैं, एक को हम इन डिग्री कहते हैं, दूसरे को हम आउट डिग्री कहते हैं। इन डिग्री इज द नंबर ऑफ दोज एजेस जो कि यहाँ पे आके जो है वो टर्मिनेट होते हैं, और आउट डिग्री इज बेसिकली दोज एजेस जो कि इसको एज अ सेट यू कंसिडर करके जो है वो यहाँ से जो है वो बाहर की तरफ जो है वो मूव करते हैं, ठीक है जी। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस अगर आप यहाँ पे देखें तो डिग्री ऑफ यू यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं और डिग्री ऑफ यू आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है। अब चलिए नमाज का ब्रेक, नमाज हो अजान हो रही है सॉरी, तो हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। अगर हम एडजेसेंसी लिस्ट को हमने यूज़ किया है तो हम टाइमिंग, चूँकि हमने आगे जो है एडजेसेंसी मैट्रिक्स को भी देखना है, तो हमने टाइमिंग जो है दो चीज़ों के टाइमिंग को जो है वो हमने यूज़ करना है, बल्कि दो किस्म की चीज़ें हमने कंपेरिजन के लिए यूज़ करना है। स्पेस रिक्वायरमेंट क्या है और टाइम रिक्वायरमेंट्स क्या है। जब हम टाइम की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये है कि अगर हमने वो सारे के सारे वर्टिसेस वीज जो यू के साथ एडजेसेंट हैं, अगर हमने उनको लिस्ट करना है तो हमारे पास कितना टाइम यूज़ होगा। जैसे हमने यहाँ पे कहा था हम सिंपली यहाँ के डिग्री को लेंगे, तो डिग्री उसकी जितनी भी होती है आपके पास उतने ही वीज जो है वो आपके पास अवेलेबल होंगे। सपोज यहाँ के साथ जो है ये यहाँ पे आप इसको आउट डिग्री जो है वो कंसिडर करें। सो आउट डिग्री इज बेसिकली द डिग्री इन दिस केस, राइट। तो इसको कंफ्यूज ना करें। हम ये कहते हैं कि यहाँ से कितने नोड, तो ये अगर आपका यू है तो ये 2 और 5 जो है ये आपके पास क्या है, इसकी डिग्री क्या है, कितने आउटगोइंग एजेस हैं, 2 हैं। इसके कितने हैं, इसके 4 हैं, ठीक है जी। तो अगर हम ये कहते हैं कि जी इसके सारे के सारे एडजेसेंट ये आपका यू है, और इसके एडजेसेंट जो ये 1 है, ठीक है, इसके जो वीज है एडजेसेंट उनको आपने जो है वो एक्सेस करना है। तो आपके पास क्या है, आपने थीटा ऑफ डिग्री ऑफ यू मींस डिग्री ऑफ यू जितना है उतने ही को आपने जो है वो एक्सेस करना होगा, ठीक है। तो इतना आपके पास जो है वो टाइम लगेगा, सही है। लेकिन अगर हमें ये जो है वो डिटरमाइन करना है, ये प्रूव करना है, चूंकि हम सर्चिंग के पर्सपेक्टिव से आगे देखेंगे कि सेट ई के अंदर आपका एक एज यू का वी जो है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो अब ये डिपेंड करता है आपके लिस्ट के ऊपर। सपोज आपको यू का वी मिला एंड लेट्स से दिस यू का वी इज लेट्स से 2,1। सो अगर 2,1 है तो आप 2 यहाँ से यू आप ले लेंगे, उसके आप एडजेसेंसी लिस्ट को ले लेंगे, तो वी आपको डायरेक्टली जो है वो फर्स्ट वन मिल जाएगा। मैं एम्फेसिस पे डालना चाह रहा हूँ कि ये बिगो हमने क्यों यूज़ किया है। बिगो तो हमें अपर बाउंड प्रोवाइड कर रहा है, और अपर बाउंड जो है वो कब पॉसिबल होगा, सपोज मैं 2,3 जो है वो डिटरमाइन करना चाह रहा हूँ। सो 2,3 जो है वो लिंक लिस्ट में ये एक इशू है कि आप स्टार्ट करते हैं पहले नोड पे, क्योंकि आपके पास डायरेक्टली आप यहाँ 3 जो है वो सर्च आउट नहीं कर सकते। ये एरे और लिंक लिस्ट के अंदर जब आप उसके प्रोज एंड कॉन्स या उसके क्रॉस जो कंपैरिजन है वो परफॉर्म कर रहे होंगे, तो आपको आ जाएगा कि जी वहाँ पे टाइमिंग जो है स्पेसिफिकली
क्योंकि वहाँ इंडेक्सिंग है, तो इंडेक्स बेस जो सर्च है वो फास्टर होता है, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स बेस्ड नहीं है, यहाँ पे लिंक बेस्ड है। तो आपके पास जस्ट उस लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है और फिर आपको वन बाई वन उन नोड्स में से होके गुजरना पड़ता है और चेक करना पड़ता है कि आया जिस व्यू को आप चेक करना चाह रहे हैं वो आपको मिलता है कि नहीं मिलता। ठीक है जी। तो इसलिए आपके पास क्या है, जिस तरह मैंने यहाँ पे जो है वो 2,1 को सर्च करना था, तो 2 तो यू था, उसका 1 जो है, तो 2,1 वो फर्स्ट एलिमेंट पे मिला। तो मेरे पास मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है कि ये डिटरमाइन करूं मैं कि u का v जो है वो सेट e में जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वो डिग्री ऑफ u के इक्विवेलेंट होगा। कितना मुझे जो है वो कितने नोड्स को जो है वो चेक करना पड़ेगा कि मुझे पता चले कि जिस नोड को मैं चेक करना चाह रहा हूँ, सपोज 2 कोई और नोड है, ठीक है, कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उसके लिए मुझे जितने भी यहाँ से आउट डिग्री है, जितनी उसकी आउट डिग्री है उतने मुझे जो है वो चेक करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लेकिन पॉसिबिलिटी आपके पास है कि आपके पास जिसको आप सर्च कर रहे हो फर्स्ट एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट है और 4 सपोज आपके पास टोटल है, तो मैक्सिमम आपके पास 4 पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपको एक के बाद भी मिला। तो इसलिए यहाँ पे मैंने बेगो को लिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि ये उससे कम भी हो सकता है। एंड इट डिपेंड्स कि आप जो है वो किस नोड जो है उसको आप एक्सेस करना चाह रहे हैं और उसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से है। अब अगर 2,1 जो है, अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने इस तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन की है। ये मेरे पास जो है वो स्टोरेज है जिसको मैंने लिया हुआ है। लेकिन अगर इसको मैंने इस तरह से लिया हो कि जो है पहले मैंने 3 लिया हो, फिर 4 लिया हो, फिर 5 लिया हो, फिर 1 लिया हो, तो उस रिप्रेजेंटेशन पे भी ये बेस करता है कि मेरे पास ये 2,1 जो है वो फिर सबसे लास्ट में मुझे मिलता है, क्योंकि मुझे पहले यहाँ पे आना पड़ता है, ये अगर नहीं है तो फिर दूसरे पे जाना पड़ता है, ये भी नहीं है फिर तीसरे पे जाना पड़ता है, अगर ये भी नहीं है तो फिर लास्ट वन पे जाना पड़ता है। और सर्चिंग के अंदर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास जिस एज को आप देखना चाह रहे हैं कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। लेट्स से 2,8, तो 2,8 जब मैं यहाँ से फिनिश करूंगा मुझे पता चलेगा कि 2,8 इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। सो ईदर द लास्ट एलिमेंट जिसको आप जो है सर्च करना चाह रहे हैं कि अगर वो नोड में लास्ट एलिमेंट पे हो या वो एग्जिस्ट ना करें, तो दोनों का टाइम जो है वो सेम होता है। ठीक है जी। सो एक जो है थीटा ऑफ डिग्री ऑफ u जो है वो टाइम हमें लगता है जब हमने u के सारे एडजेसेंट वर्टिसेस को जो है वो लिस्ट करना है। तो ये हमारा टाइम रिक्वायरमेंट है। अगर हम ये कहते हैं कि जी एक सेट e के अंदर u का भी एग्जिस्ट करता है, तो उसका बिग O ऑफ डिग्री ऑफ u जो है वो टाइम होगा। ठीक है। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स सॉरी वी डोंट अब मूव हम टुवर्ड्स द मूव करते सेकंड हैं रिप्रेजेंटेशन। टुवर्ड हम यहाँ सेकंड पे एक और रिप्रेजेंटेशन एग्जांपल पे आ जाते हैं, मेथड क्योंकि which we प्रीवियस call एग्जांपल जो है adjacency वो matrix. अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए था। So अब ये वाला adjacency एग्जांपल जो है वो matrix डायरेक्टेड जो ग्राफ है के या लिए है। अगर आप यहाँ जो पे है देखें तो is 1 nothing to 2 more than आपके simply a पास two 1 से लेके dimensional 2 array तक एक एज या एग्जिस्ट कर a रहा है, लेकिन अब matrix अगर आप देखें matrix तो 2 जो to कि 1 यहाँ पे rows कोई and column लिंक का जो है वो combination एक्सेस होता है. नहीं कर रहा। So ठीक है। तो अब since यहाँ this is पे डायरेक्टेड representing ग्राफ our के अंदर हर adjacency एक नोड जो है, हर एक एज जो है वो 1 ही lists काउंट or होगा। सो अगर आप इस adjacency एग्जांपल में देखें 1 to vertices 2 for the आपके पास एक लिंक vertices. एग्जिस्ट कर रहा है, That's why we 2 call it to 4 आपके adjacency पास एक लिंक matrix. एग्जिस्ट कर रहा है, So 4 to as we said, 3 like और there is a 4 set V, स्टेट so इटसेल्फ, इसको हम there सेल्फ could लूप be कहते हैं, possibly V ये to भी V एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। तो 4 से जो है links. वो 3 एंड This is all इटसेल्फ the दो लूप जो possibility है that दो we could एजेस have. जो So है that's why एग्जिस्ट we करते हैं, have to take और the 3 number से जो of है वो elements आपके in पास V 1 into की the तरफ number भी of जो है वो elements एज into एग्जिस्ट कर रहा V है, और matrix, 2 के साथ जो है where वो we भी 1 है। used to तो have अगर हम सेट V की बात करें and तो we सेट name V this में हमारे matrix पास A, 4 where एलिमेंट्स हैं। Aij is अगर हम basically सेट the H की बात value, करें तो 1 जहाँ 2 से 3 I 4 जो है 5 is और 6 basically हमारे पास जो representing है, the अगर आप row ये देखें and 1 2 J is 3 4 basically 5 6, representing the ये column. हमारे So पास if जो we है take वो the एजेस है। ठीक है जी। pointer, so सो we अगर are आप easy इसके to रिप्रेजेंटेशन करें तो talk एडजेसेंसी about. ऑफ So यू एरे जो है वो आप ले लें, this उसमें is the V by V हर एक वर्टेक्स matrix के which लिए we call एक A, and इंडेंटेशन, every value और inside this वो जो है matrix is जो called is इंडेक्स represented by a जो value वर्टेक्स Aij. नेम है And उसको आप as we उसका इंडेक्स said, बना लें। we नॉर्मली are हमारे having पास इसके लिए unweighted यही graph, होता है, so 1 2 Aij 3 value 4 is a 1 if there exists I to j, if there exists लोकेशन an बेस्ड edge या from I to 4 j जो है and वो हमारे to j, लोकेशंस right? होंगे। 1 के And साथ 2 कनेक्टेड है तो from ये existence उनके I means जो that है वो there is लिंक an लिस्ट है। edge अब यहाँ पे available आपके in set पास E, एसिम्प्टोटिक स्पेस और टाइम रिक्वायरमेंट जो है वो whose एग्जैक्टली वही है। वहाँ पे भी थीटा starting ऑफ and v प्लस थीटा, starting यहाँ पे भी point थीटा is ऑफ I and the v ending प्लस e है, point is क्योंकि यहाँ पे भी j. हमने So v वर्टिसेस this जो I है is उनको basically डेफिनेटली हैंडल representing करना है, all the और rows सेट in e के here. अंदर So जितने this is एलिमेंट्स हैं, तो basically 1 to दोनों 5 के अंदर चूंकि हमने would वहाँ पे represent the e rows. के अंदर जो है वो And then we अनडायरेक्टेड है, have उसको the ट्वाइस कंसिडर columns. कर लिया So है, तो वो वहाँ पे j is ट्वाइस जो है वो representing the ऑलरेडी column. So कंसिडर हो if we जाता है, are तो talking इशू यहाँ पे about नहीं होता है। ठीक है जी। a link from vertex 1 to vertex 1, so we will place a 1 over here, and if it doesn't exist, so then we will have basically a 0 over here, right? So
Similarly, if an edge from I to j doesn't exist, so we will place a 0 over there. So a 1 and a 0 representation, 1 means the existence and 0 means the non-existence of an edge between the endpoints I and j. So these are the matrix representation for the two examples जो previously हम adjacency list के perspective से देख चुके हैं. So example 1 में हमारे पास जो है वो 5 vertices थे और वो जो है वो हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ था और जो दूसरा डायरेक्टेड ग्राफ हमने लिया था उसमें हमारे पास जो है एग्जांपल 2 में उसमें हमारे पास 4 वर्टिसेस थे. सो इफ यू टॉक अबाउट दिस वन, सो 1 to 1 वहाँ पे कोई भी लूप नहीं था 1 के ऊपर, इस तरीके से 2 के ऊपर भी नहीं था, 3, 4 और 5 कोई भी लूप जो है वो नहीं था. मींस कोई भी ऐसा एज नहीं था जो कि जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है वो सेम वर्टेक्स था. सो 1 से हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ थे, 1 से हम 2 पे जा रहे थे और 1 से जो है वो हम 5 पे जा रहे थे. सो 1 और 2 इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमने 1 प्लेस कर दिया और 1 to 5 पे जो है हमने 5 प्लेस कर दिया है. एंड द रेस्ट ऑफ द वर्टिसेस के दरमियान जो है कोई एज एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, जिस तरह 1 to 1, 1 to 3, 1 to 4 कोई एज एग्जिस्ट नहीं कर रहा था. सो उनकी वैल्यूज़ को हमने 0 प्लेस कर दिया. सिमिलरली 2 जो है इट वाज कनेक्टेड विद 4, it means it was connected to all the other vertices except itself, right? So that's why you could see a 2 to 1, a 1 for a 2 to 1, a 1 for 2 to 3, a 1 for 2 to 4, and a 1 for 2 to 5 as well. Similarly, 3 was connected to 2 and 3, so we placed the ones for them. Similarly, 4 was connected to 3 vertices, namely the 2 vertex, 3 vertex and vertex 5. Similarly 5 जो है वो connected था आपके पास 1, 2 और 4 के साथ. The same is the case with the directed graph as well. 1 was connected with 2 only, 2 was connected with 4 only, 3 was connected to 1 and 2 both, and then 4 was connected to 3 and 4. So if you look in here, so the 4 and a 4, the 4 value for I and the 4 value for j, intersection point is the one because we were having a loop over there as well. So now if you look in here, so the space requirement is a bit more than, possibly is a bit more than v into v because we are using a v by v matrix, right? So it would be v by v. So if we look in here, so it's for this example we are taking 25 slots memory locations to represent basically the first undirected graph in adjacency matrix, where we used to have basically 5 and 14 plus 19 memory spaces, right? Similarly, if we talk about the matrix representation for the second example on the previous slides, in which we were having 6 edges and 4 vertices, the 4 plus 6 is 10, but in this case we are having 4 by 4 equal to 16 memory location, right? So if we compare them in terms of space, so matrix could possibly take more space, but it will definitely give us some more advantages over the adjacency list, which we could see in terms of the timing, right? So if we talk about the time to list all vertices adjacent to U, so this I is basically now representing our U's, and this these J's are basically our V's, right? So if we talk about the all vertices adjacent to U, suppose we are interested in all the V's which are adjacent to vertex 2. If this 2 is our U, so this row is representing all the V's in a graph, right? So if you look in here, so how many we have to uh, uh, we have to look for all the possible values of J, which is represented by theta of v. इसका मतलब ये है कि v में जितने भी एलिमेंट है तो वो सारे के सारे means we have to cover the whole row for that in that case, right? To justify or to basically list all the vertices which are adjacent to you. क्योंकि इस केस में हमने हर एक v की वैल्यू को चेक करना है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा. तो जो एग्जिस्ट कर रहा होगा हम उसका जो है वो एज जो है वो लिस्ट कर लेंगे, और जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा वो हम जो है वो स्किप कर लेंगे. But it means that we have to have a checking against all possible elements of v, जिसमें v जिसको हम v कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर रहे थे. नाउ यहाँ पे जो है आपके पास जो है वो इशू अगर आप यहाँ पे देखें, सो ये टाइम जो है दिस कुड बी पॉसिबली मोर एज कम्पेयर टू द लिंक लिस्ट, क्योंकि अगर लिंक लिस्ट में आपके पास जो है वो 2 एलिमेंट्स हैं तो वहाँ पर आप 2 को चेक कर रहे थे, यहाँ पर आप अप टू v एलिमेंट्स जो हैं उनके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं और
वहाँ से जो है वो सारे के सारे वैल्यूज जो हैं वो आप जो है वो लिस्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो है in terms of listing all the vertices adjacent to you जो है it looks like the adjacency list is better, but if we talk about this time to determine that an edge u comma v belongs to E is only a constant time, though it was at maximum degree of u time as well, right? So यहाँ पे जो है इसका ये benefit है. So the extra space gave us a performance much better in terms of finding कि एक edge जो है वहाँ पे exist कर रहा है कि नहीं कर रहा. जैसे हमने वहाँ पे कहा था कि we could have the weights as well. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 को हमने एग्जिस्टेंस और 0 को नॉन एग्जिस्टेंस के लिए रिप्रेजेंट किया था. ये कहते हैं कि जी यहाँ पर हमारे पास वेट्स जो है वो भी हम जो है वेटेड ग्राफ के जो है इंस्टेड ऑफ द बिट्स 1 एंड 0 जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वी विल यूज बोथ रिप्रेजेंटेशन इन दीज लेक्चर नोट्स. हम यहाँ पे दोनों यूज कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास बेसिक एल्गोरिथम्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो बेसिकली एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन जो है उन्हीं को ही यूटिलाइज कर रहे हैं. Okay जी, so now we move on towards the searching algorithm. जैसे हमने कहा था कि हमारे पास दो सर्चिंग algorithm है. एक को हम BFS कहते हैं, मींस breadth first search, और दूसरे को हम डेप्थ फर्स्ट सर्च कहते हैं. breadth का मतलब कि हम सर्च करते हैं, जैसे ही हमें एक नोड मिलता है उस नोड से जितने भी एडजेसेंट नोड्स होते हैं we explore them all and then we move on to exploring the vertices which are indirectly adjacent at the one more levels than the adjacent nodes. So in DFS we will be looking into a depth and we won't be covering all the adjacent nodes before we will be moving on towards the second level. So first हम इसको डिस्कस कर लेते हैं BFS को. BFS में जो इनपुट है आपके पास, it's a graph, both undirected and directed graph, और ग्राफ जो है it's given in terms of two sets, set V और set E, और आपके पास एक सोर्स नोड जो है वो गिवन होता है. जितने भी वर्टिसेस होते हैं सेट वी में से, उसमें से एक नोड आपको गिवन होता है कि दिस इज बेसिकली द स्टार्टिंग पॉइंट जहां से आपने जो है वो सर्च को स्टार्ट कर देना है. ठीक है जी. सो इनपुट हमारा क्या है, ग्राफ है जो कि सेट वी और सेट ई पे बेस होता है. डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड दोनों ग्राफ हो सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है. आपके पास जस्ट डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड जो है वो यहाँ पर अगर डायरेक्टेड ग्राफ है तो यहाँ पर हर एक एज जो है वो वंस जो है वो रिप्रेजेंट होता है. अगर वो अनडायरेक्टेड हो तो यहाँ पर एज जो है हर एक लिंक जो है वो ट्वाइस टू एजेस के फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट होता है. और आपको सोर्स नोड का सोर्स वर्टेक्स जो है वो मस्ट गिवन होता है जो कि सेट वी का पार्ट होता है. ठीक है. आउटपुट आपके पास क्या होगा, डी ऑफ वी. दिस इज बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ वी के आप स्टार्ट करते हैं सोर्स एस से, तो आप वी तक जो जा रहे हैं उसका डिस्टेंस. अब डिस्टेंस क्या है, दैट्स बेसिकली द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एजेस जो कि आपके पास एस से लेके वी तक पाथ पे जो है वो एग्जिस्ट करते हैं. सो इट वुड बी सिंपली द काउंटिंग द नंबर ऑफ एजेस कि आपके पास उसमें जो है वो कितने एज हो सकते हैं. ठीक है. फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी. सो हमारा जो अलगारिथम हम यहाँ पे BFS अप्लाई करेंगे तो हमारे पास अगर एक जो नोड एक्सप्लोर हो सकता है तो वहाँ पे क्या होगा, हर एक नोड का डी ऑफ वी डिस्टेंस जो है सोर्स नोड से जो है वो कैलकुलेट करके जो है वो हमें जो है वो ये प्रोवाइड कर रहा होगा. बुक के अंदर आपके पास पाई ऑफ वी की भी वैल्यू है. पाई ऑफ वी इज बेसिकली टेलिंग अस कि आप एक वर्टेक्स तक जो है वो किस वर्टेक्स के थ्रू पहुंचे हैं. ठीक है जी. सो पाई ऑफ वी विल बिकम यू, क्योंकि आपके पास जो है u कामा v जो है वो आपके इस से लेके v तक जो पाथ है उसमें आपके पास u कामा v जो है वो लास्ट एज था जो आपने एक्सप्लोर किया था. तो इसलिए आपके पास d ऑफ v की जो वैल्यू है, चूंकि आप उस v पे जो है वो u से आए हैं, तो पाई ऑफ v की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या हो जाएगी, वो आपके पास u हो जाएगी. ठीक है जी. सो u जो है वो v का क्या है, वो उसका प्रेडिसेसर है. मींस हमेशा हम एज जो है वो u कामा v ही लेते हैं, तो u जो है वो पहले आता है और v जो है वो फिर अगर u से v तक लिंक एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर हम उसको एक्सप्लोर करते हैं. ठीक है जी. और सो सेट ऑफ एजेस जो है वो हमारे पास क्या है, पाई ऑफ v एंड v. तो v जो है वो बेसिकली और पाई ऑफ v इज बेसिकली द u. लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि v जो है वो इस नोड ना हो, क्योंकि अगर इस नोड का जो है वो कोई पेरेंट एग्जिस्ट नहीं करता. दिस इज बेसिकली the definition for a tree, which is basically an output of the BFS as well, right? So हमारे पास combination of pi of v comma v जो है वो क्या प्रोड्यूस करके दे रहा होगा, वो हमें एक ट्री जो है वो प्रोड्यूस करके दे रहा होगा. ठीक है जी.
Later on we will see कि we will be having a generalization of the BF search जिसमें हमारे पास एजेस को हम वेट भी असाइन कर रहे होंगे. फॉर नाउ हमने इसको सिंपल रख देना है और हमने क्या करना है, हमने सिंपली यहाँ पे जो है वो डी ऑफ वी कैलकुलेट करना है. बट इट्स क्वाइट इजी टू कैलकुलेट इवन पाई ऑफ वी एज वेल, राइट? Because we can always generate the outcome in terms of a tree as well. और बुक के अंदर जो है इन्होंने कलर्स को यूज़ किया है. हम यहाँ पे जो है वो कलरिंग जो वर्टिसेस को कलर्स असाइन कर रहे हैं, हम बीएफएस में उसको जो है वो स्किप कर रहे हैं, जबकि डीएफएस में फिर हम उनको जो है वो यूटिलाइज कर रहे होंगे. ठीक है जी. So if we talk about the idea, we can consider it as sending a wave out from the source node S. So अगर हम इस नोड से स्टार्ट करें तो सबसे पहले क्या होगा कि it will hit all the vertices 1 edge from S. It means इसके साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड आपके पास जो वर्टिसेस हैं, सबसे पहले ये वेव जो है, ये वेव फ्रंट जो है उसको हिट कर लेंगे. और वही जिनको हमने इसके थ्रू जो है वो हिट किया होगा, वो फिर 2 एजेस या 2 हॉप के डिस्टेंस के ऊपर जो 2 एजेस के डिस्टेंस के ऊपर इससे जो वर्टिसेस हैं फिर वो उसको हिट करेंगे. उसके बाद फिर 3 एजेस के डिस्टेंस पे, और उसके बाद फिर 4 एंड सो ऑन. सो व्हाट वी कैन यूज़ हियर, जैसे मैंने कहा कि बुक के अंदर जो है वो लास्ट वर्जन जो लास्ट वो था वर्जन था बुक का जो एडिशन था, उसमें कलरिंग स्कीम यूज़ हुआ है. लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कलरिंग स्कीम हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एक क्यू को यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम क्यू कहते हैं, टू मेंटेन दिस वेव फ्रंट. ठीक है जी. सो हम क्या कर रहे होंगे, हमने ये जैसे जैसे हम जो है एक नोड को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे, हम उस नोड को जो है वो क्यू के ऊपर जो है वो प्लेस करते जाएंगे, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू पॉलिसी पे बेस जो है फिर उनमें से एक एक वर्टेक्स जो है वो फिर प्रोसेस कर रहे होंगे. सो वी जो है इट वुड बी बेसिकली पार्ट ऑफ क्यू इफ एंड ओनली इफ वेव हैज़ हिट वी, कि आपने जो है वो वी को जो है वो डिस्कवर कर लिया है, लेकिन उस वी में से ऑनवर्ड जो है अभी आपने जो है वो प्रोसेस नहीं किया. ठीक है जी. सो सपोज आप यू से वी पे गए, तो जैसे ही आप वी को एक्सप्लोर करेंगे तो वो उस वी को जो है वो आप क्यू पे प्लेस कर देंगे, और जब आप फिर वी से एक्सप्लोर करेंगे तो वो तब करेंगे जब आप उसको क्यू में से जो है वो डिलीट करेंगे, और उसके बाद आप उससे फर्दर जो है वो जो है वो एक्सप्लोरेशन पे जाएंगे. ठीक है जी. सो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू को यूज़ कर रहे होंगे, और वो इन सब जो एजेस का जो वेव है वो जो है वो उसको मेंटेन कर. सो हियर इज़ द एल्गोरिथम BFS ब्रेड फर्स्ट सर्च. आप ग्राफ दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ V एंड E, एंड सोर्स नोड आप प्रोवाइड कर रहे हैं. सोर्स ऑब्वियसली दिस इज अ मस्ट कि आपको सोर्स नोड जो है वो देना पड़ेगा. फॉर ईच U बिलोंग्स टू V, आप सोर्स नोड के अलावा जितने भी वर्टिसेस है सेट V में, आप क्या करें, उसको एक मैक्सिमम वैल्यू जो कि इन्फिनिटी है आप वो असाइन कर दें, क्योंकि हमने डी ऑफ वी की वैल्यूज़ जो हैं वो हमने डिटरमाइन करनी है हर एक वर्टेक्स के लिए. अल्टीमेटली BFS जो है जो एजेस एक्सप्लोर हो जो वर्टिसेस एक्सप्लोर हो सकते हैं उसके डी ऑफ वी की वैल्यू को असाइन वो जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होगा. सो इनिशियली हमने क्या करना है कि हमारे पास चूँकि एस जो है वो सोर्स नोड है, और उसका डिस्टेंस जो है वो 0 होगा, इसलिए हम उसको 0 असाइन नहीं कर रहे हैं, और उसके अलावा जितने भी हैं इनिशियली हम उसको इन्फिनिटी असाइन कर देते हैं. फिर वो जो है वो आगे जो है ना चल के जो है वो जो है वो फिर रीअपडेट वो जो है वो अपडेट होता जाएगा. ठीक है जी. और चूँकि यहाँ पे मैंने इसको जो है वो इन्फिनिटी असाइन नहीं किया, तो उसको जो है वो डी ऑफ जो एस की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी. ठीक है जी. क्यू चूँकि वेव फ्रंट को जो है वो मेंटेन कर रहा है, तो इनिशियली क्यू जो है वो क्या होगी, वो एम्प्टी होगी. उसके बाद इनिशियली मैंने चूँकि इस से स्टार्ट ले लेना है, तो मैंने क्या करता है ना, मैंने इसको जो है वो क्यू के ऊपर जो है वो जो है वो प्लेस कर देना है. उसको इस ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, एन क्यू कहते हैं. दो ऑपरेशन है, एक को हम एन क्यू ऑपरेशन कहते हैं, दूसरे को हम डी क्यू ऑपरेशन कहते हैं. एन क्यू ऑपरेशन जो है वो बेसिकली एक एलिमेंट को जो है वो क्यू के ऊपर प्लेस कर रहा होगा, और ऑब्वियसली क्यू जो है वो 2 वेरिएबल्स को मेंटेन कर रहा है, एक उसके फ्रंट को और एक उसके रियर को. तो जो भी नया एलिमेंट आएगा वो रियर में ऐड होगा, और जो भी डिकीव होगा एलिमेंट तो वो फ्रंट से डिलीट होगा. ये आपके पास जो है ना वो दो ऑपरेशंस हैं
अगर आपको क्यू क्लियर नहीं है तो आप जाके जो है वो क्यू के ऑपरेशंस जो है वो डिस्कस कर लें और आप चेक कर लें कि वो किस तरीके से मेंटेन होगा। तो इसके बाद हम इसको यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं टू मेक इट हैपन फॉर दिस वाइल लूप, और ये वाइल लूप फिर प्रोड्यूस कर रहा होगा कि जब तक आपका क्यू एम्प्टी नहीं है आपने क्या करना है, आपने उस क्यू में क्यू को जो है वो डीकीव करना है। तो उसकी जो फ्रंट पे जो टॉप मोस्ट वैल्यू होगी, मींस कि जो सबसे पहले वैल्यू गई होगी वो फ्रंट के ऊपर होगी। तो आप जब भी सिंपली डिकीव ऑपरेशन आप अप्लाई करेंगे तो डिकीव का मतलब ये होगा कि वो फ्रंट से वैल्यू को जो है वो डिकीव करेगा या उसको डिलीट करेगा क्यू से और उसको यू में प्लेस कर देगा। फिर यू पे बेस जो है हमारे पास एडजेसेंसी ऑफ यू का जो हमें वीज का सेट मिलेगा एडजेसेंसी ऑफ यू पे, ठीक है जी। सो हमने हर एक वी को चेक करना है कि आया डी ऑफ वी की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी है कि नहीं है। अगर वो इन्फिनिटी है तो इसका मतलब ये है कि वो डिस्कवर नहीं हुआ। अगर वो इन्फिनिटी नहीं है तो वो स्किप होगा क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका होगा और आप उसको दोबारा जो है वो प्रोसेस नहीं कर रहे होंगे, ठीक है जी। सो ये वाइल लूप के अंदर हमने क्या करना है, हमने जो क्यू है उसमें से फ्रंट में से एलिमेंट को लेना है, वो हमारा यू बनेगा। और फिर जो वीज का लिस्ट है वो एडजेसेंसी ऑफ यू एरे पे बेस हमें जो है वो उसका जो एडजेसेंट लिस्ट है यू का वो सारा का सारा हमारे पास आ जाएगा और हम उसको वन बाई वन जो है वो चेक करेंगे कि आया उसकी वैल्यू जो है उस वी की डिस्टेंस वैल्यू आया वो इन्फिनिटी है कि नहीं है। अगर वो इन्फिनिटी है तो आपने क्या करना है, यू हैव टू अपडेट इट। और अपडेट कैसे होगी कि आप u से v पे आ रहे हैं तो u की वैल्यू ऑलरेडी जो है वो d ऑफ u की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी होगी। आप उसमें 1 ऐड करके जो है वो उसको जो है वो d ऑफ v की वैल्यू जो है d ऑफ v की वैल्यू को जो है वो आप असाइन करेंगे। और चूंकि आपको एक नया v मिला तो आप क्या करेंगे, आप उस v को जो है वो इनक्यूब कर लेंगे, ठीक है जी। सो दिस इज द होल प्रोसीजर। हम आगे जो है इसका एक एग्जांपल जो है वो डिस्कस करते हैं। और इस रीज़न के लिए मैं अलगारिदम को लेफ्ट साइड पे और फिर एक एग्जांपल जो है वो राइट पे सॉल्व कर रहा हूँ। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन फॉर एन एग्जांपल। We start with a simple example. On the left hand side I have placed the BFS algorithm so we can have a step-by-step illustration for this. As you can see over here, when we are here, that we do have a u and then we are looking for each v belongs to adjacents of u. So it means that the representation mechanism used in this algorithm is basically adjacency list representation, right? So this example is there are 5 vertices. If you look into this graph in graphical form, 1 2 3 4 5, then 1 is connected to 2. This is a directed graph, so we have a link from 1 to 2 as well as from 1 to 3. Then 2 is connected with 4, 3 is connected with 4, and 5 has 2 outgoing edges which are uh, reached to 4 and 2. So if we move on or we process it the step by step, so what we are doing, this for each loop is doing what? It's assigning d of u value infinity. So if you look in there, this is the source node in this example. That's why d of s becomes d of 1 becomes 0, and the rest of them becomes d of 2 is equal to infinity, d of 4 is equal to infinity, d of 3 is equal to infinity, and d of 5 is equal to infinity as well. बाद में मैंने इसको क्रॉस आउट किया है as we will move on with the process, right? उसके बाद इसकी रिप्रेजेंटेशन की मैंने बात की है तो डेफिनेटली एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन यूज हो रहा है। सो दिस रिप्रेजेंटेशन वी विल यूज फॉर दिस एग्जांपल, राइट? कि 1 का जो एडजेसेंसी लिस्ट है उसमें 2 और 3 है, सो 2 और 3 एंड देन देयर इज नथिंग आफ्टर देयर। 2 के लिए जो एडजेसेंसी लिस्ट है उसमें 4 ही वहाँ से एक्सेसिबल है, सो दिस इज एडजेसेंसी लिस्ट फॉर 2। फिर 3 का जो एडजेसेंसी लिस्ट है उसमें भी एक ही एलिमेंट है एंड दैट्स 4। Then 4 is having no edge, outgoing edge, which is moving towards any other vertex in the set V. So इसलिए इसको हमने null कर दिया है। और 5 जो है it's connected with 2 and 4, so you can see कि 5 के लिए जो adjacency list है उसमें 2 elements हैं। Q जो है वो initially क्या है? This statement makes initializes a Q to empty,
and then the next one operation in q comma s. So this basically place the s value in there. So s in this case is a 1, so my q status would become having a single value 1. Now we will move on to the while loop. So यहाँ से आपको जो नज़र आ रहा है तो इन दो लाइंस के दरमियान while loop का iteration 1 है, फिर इसके दरमियान 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है और फिर 5 है. अगर आप यहाँ पे देखें तो there is a while loop, this is the outer loop, and inside this outer loop, outer while loop, then we have for each loop inside this loop, right? So ये जो है ये repeat हो रहा है. So अगर आप यहाँ इन दो columns को देखें तो दिस इज while iteration का कौन सा नंबर चल रहा है और for each iteration जो है वो आप किसकी बात कर रहे हैं. सही है. तो जब तक आपके पास q जो है वो empty नहीं है तो definitely s is there, 1 is there in my example. So q is not equal to empty because there is a value 1 in there, right? So हम क्या कर लेते हैं, हम इसको decube कर लेते हैं. तो decube होगा तो इसमें 1 एलिमेंट था तो वो 1 एलिमेंट किस में आ जाएगा, वो u में आ जाएगा. सॉरी. और उसके बाद फॉर ईच वी बिलोंग्स टू एडजेसेंसी ऑफ यू. तो यू मेरे पास 1 है तो एडजेसेंसी ऑफ 1, दिस इज एडजेसेंसी ऑफ यू एरे, एडजेसेंसी ऑफ 1. सो आपके पास ये लिंक लिस्ट आप इसको उठा लेंगे 2 और 3. पहले जो है वो 2 की वैल्यू आ जाएगी, फिर आपके पास 3 की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है जी. सो फॉर ईच लूप का जो आइट्रेशन नंबर 1 है वो ये चेक करेगा. अगर आप यहाँ पे देखते हैं फॉर ईच वी बिलोंग्स टू दिस, टू 2 बिलोंग्स टू एडजेसेंसी ऑफ दिस. सो डी ऑफ 2, अगर आप डी ऑफ 2 को देखें तो उसकी वैल्यू क्या है, वो इन्फिनिटी है. तो इन्फिनिटी है तो आप क्या करेंगे, आप डी ऑफ, यहाँ पर आप किस तरह से कहाँ से आते हैं, आप डी ऑफ यू से आते हैं बिकॉज यू इज बेसिकली दी प्रीडिसेसर ऑफ वी. ठीक है. तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी ऑफ 1 इज बेसिकली व्हाट, डी ऑफ 1 इज बेसिकली 0, दिस इज डी ऑफ 1. और उसमें आप क्या करें, उसमें आप 1 को प्लस कर दें तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी. सो डी ऑफ 1 मीन्स जो डी ऑफ 2 है उसके जो डी ऑफ 2 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी. ठीक है. और ये क्यों, क्योंकि हमने डी ऑफ 2 की जब वैल्यू को चेक की तो वो इन्फिनिटी वैल्यू थी, तब उसको मैंने अपडेट कर दिया है. फिर वाइल का फॉर ईच का दूसरा आइट्रेशन पे आप चले जाएंगे तो अब 2 आपने ऑलरेडी कवर कर लिया तो अब आप 3 की वैल्यू लेंगे. सो डी ऑफ 3 को आप चेक करेंगे कि डी ऑफ 3 इक्वल टू इन्फिनिटी, यस इट इज. तो आप क्या करेंगे कि डी ऑफ 3 के लिए जो आपके पास डी ऑफ यू है, तो डी ऑफ यू क्या है, यू इज माई 1, क्योंकि मैंने वहाँ पे 1 ही लिया हुआ है. तो डी ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, वो 0 है, तो 0 + 1 ये 1 हो जाएगा. तो 0 + 1 इज इक्वल टू 1. तो डी ऑफ 3 की जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी आपके पास 1 हो जाएगी. वो भी यहाँ पे भी आपके पास 1 है. तो देखिए यहाँ से यहाँ के लिए जो एजेस आप ट्रेवर्स करते हैं वो एक ही है. तो यहाँ इसलिए क्योंकि डिस्टेंस जो है वो हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ है आपके एस से टूवर्ड्स वी. तो ये वी है तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है. तो डायरेक्टली जो भी कनेक्टेड है सोर्स के साथ, उनका जो डिस्टेंस की वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी. ठीक है. तो ये दो ही वैल्यूज थे. अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे जो है वो मैंने मेंशन नहीं किया, यहाँ पे ईच आइट्रेशन से पहले मेरा जो क्यू का स्टेटस है वो एम्प्टी है, क्योंकि जो 1 की वैल्यू थी वो मैंने डी क्यूब करके यू में प्लेस कर दी थी. ठीक है. लेकिन जैसे ही मुझे 2 की वैल्यू मिली वो इन्फिनिटी थी, तो उसको मैंने जो है वो प्रोसेस किया, उसको मैंने उसकी डी की वैल्यू वी की वैल्यू कैलकुलेट कर दी और उस 2 को मैंने क्यू पे प्लेस कर दिया. ठीक है. सो उसके बाद जब 3 की वैल्यू मुझे मिली वो भी इन्फिनिटी थी, उसके डिस्टेंस की नई वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद ये वाला स्टेटमेंट जो एन क्यू का है, तो वही जो 3 है उसको भी मैंने इनक्यूब कर दिया. ठीक है. सो इसको मैं कामे से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. लेफ्ट साइड जो है वो मेरा जो है वो सबसे फर्स्ट एलिमेंट होगा और राइट वन जो है वो सबसे लेटेस्ट वैल्यू होगी जो कि वहाँ पे जो है वो ऐड होगी. ठीक है जी. तो अब उसके बाद क्या होगा, जब आप यहाँ पे फॉर ईच पे फिर आते हैं तो आपके पास यहाँ पे इन्फिनिटी मिल जाएगा. यू डोंट सी एनी फर्दर नोड इन देयर. तो ये टर्मिनेट हो जाएगा और आप वापस कहाँ पे आ जाएंगे, वापस आप वाइल पे आ जाएंगे. तब आपके पास वाइल का दूसरा आइट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. वहाँ पर आप क्या करते हैं, फिर क्यू को डिक्रीव करते हैं तो 2 की वैल्यू वहाँ से डिक्रीव हो जाएगी, क्योंकि 2 और 3 है. 2 की वैल्यू पहले यहाँ पे इंसर्ट हुई थी तो 2 की वैल्यू आ जाएगी आपके यू में. और उसके बाद जो है आप इस डी जो 2 है उसके एडजेसेंसी लिस्ट को आप ले लेंगे. तो 2 का एडजेसेंसी लिस्ट जो है उसमें क्या है, उसमें एक ही एलिमेंट है, दैट्स अ 4. D4 की वैल्यू आप चेक करेंगे कि D4 की वैल्यू इन्फिनिटी है, यस इट इज इन्फिनिटी. तो D4 की वैल्यू जो है वो नहीं आप कैलकुलेट कर लेंगे. आप 4 पे कहाँ से आ रहे हैं, 4 पे आप आ रहे हैं यू से, और यू इस केस में आपके पास क्या है, वो 2 है. तो डी ऑफ 2 की वैल्यू आप देख लें तो डी ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, वो 1 है. तो इसमें एक और एज, इसमें 1 प्लस ऐड कर दें तो D4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी रिप्लेस हो जाएगी, वो भी अपडेट हो जाएगी और उसकी वैल्यू जो है वो
2 हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये चेंज हो गई इसकी वैल्यू। अब ये 4 की वैल्यू कैलकुलेट होगी तो इसको भी आप क्यू पे प्लेस कर दें। ठीक है जी। और फिर आप नेक्स्ट चले जाएं तो नेक्स्ट आइटरेशन में आपके पास आपका जो फॉर ईच का कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगा और यू विल एग्जिट। अभी फिर आप वाइल पे चलेंगे जाएंगे, क्यू आपका एम्प्टी नहीं है, क्यू में अभी आपके पास 3 और 4 के वैल्यूज हैं, तो आपके पास नेक्स्ट जो वैल्यू डिकीव हो जाएगी इस स्टेटमेंट पे बेस, वो क्या है, वो 3 होगी। तो यू की वैल्यू आपके पास 3 हो जाएगी और वी की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है 3। अगर 3 का आप एडजेसेंट लिस्ट देखें तो वो भी 4 ही है। तो आपके पास वी की वैल्यू जो है वो एक लिस्ट जो है उसमें एक ही एलिमेंट है, दैट्स अ 4 वैल्यू। फिर आप चेक करते हैं कि आपके पास डी ऑफ 4 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब अगर आप डी ऑफ 4 की वैल्यू देखें तो वो ऑलरेडी क्या हो चुकी है, वो 2 हो चुकी है। सो इट्स नॉट इन्फिनिटी। तो इसलिए जब आपका ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये दोनों इसके इनर स्टेटमेंट्स हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों स्किप हो जाएंगे। आप अगेन फॉर ईच पे आ जाएंगे और अभी नेक्स्ट कोई और एलिमेंट जो है वो है नहीं, क्योंकि 4 से ऑनवर्ड जो है वो इन्फिनिटी है। इज इट क्लियर? सो आपके पास जो है वो आप नेक्स्ट वाइल क्यू में से नेक्स्ट वैल्यू का आप ले लेंगे आइटरेशन नंबर 4 में। वहां पर आपके पास क्या है, अगर आप वहां पे देखें तो वहां से आप 4 की वैल्यू जो है वो डिकीव कर लेंगे। जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो 4 की वैल्यू ही आपके पास अवेलेबल है, तो यू में जो है वो 4 की वैल्यू आ जाएगी। और फिर आप चेक करते हैं कि 4 की वैल्यू जो है वो आगे उसका एडजेसेंसी लिस्ट जो है वो क्या है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो एडजेसेंसी लिस्ट में कोई एलिमेंट वहाँ पे है ही नहीं, तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप जो है वो डायरेक्टली जो है वो आप एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि ये फॉर ईच लूप जो है ये इनिशियली ही टर्मिनेट हो जाएगा। आप अगेन इस वाइल पे आ जाएंगे। अब जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो क्यू आपको जो है, हम ये कहते हैं कि क्यू जब तक एम्प्टी नहीं होता सो परफॉर्म दिस। लेकिन अगर आप यहाँ पे 4 में देखें तो 4 में जो है वो थर्ड नंबर स्टेप के अंदर जो है वो आपके पास वो वैल्यू जो है वो ऑलरेडी जो है वो क्यू हो चुकी है। सो अब आपके पास जो क्यू है वो क्या है, वो एम्प्टी है। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 5th नंबर स्टेप में आपके पास ये वाला कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगा और आप जो है वो क्या कर लेंगे, आप एग्जिट कर लेंगे। यहाँ पर अब अगर आप यहाँ पे देखें इसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, किसी भी एज को आपने ट्रेवर्स नहीं किया। इन दोनों का जो 2 और 3 का जो डिस्टेंस है वो 1 है, क्योंकि सोर्स से उसका जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली एक ही एज के डिस्टेंस के ऊपर है। इस तरीके से आपने 2 के थ्रू फिर 4 को जो है वो एक्सप्लोर किया है, तो 2 का जो डिस्टेंस है वो 2 है। क्योंकि अगर आप ये देखें इस 1 के थ्रू आपने इस वाले जो पाथ है 1 से 2 पे आप आए थे और 2 से फिर आप 4 पे आए थे, इसका जो डिस्टेंस है वो 2 है। अब एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखें तो 5 की वैल्यू जो है वो अभी तक उसके डिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी है, और यही आपके पास BFS का जो है वो एक लिमिटेशन है कि यहाँ पर सारे के सारे जो नोड्स हैं, जो वर्टिसेस हैं, वो एक्सप्लोर नहीं होते हैं। तो कुछ जो आपके पास वर्टिसेस है, जिस तरह इस केस में आपके पास 5 वर्टिक्स है वो एक्सप्लोर नहीं हुआ, और इस तरीके से आपके पास 5 to 4 और 5 to 2 जो है ये दो एजेस जो है इनको भी आपने एक्सप्लोर नहीं किया। एंड इट्स कॉमन सेंस भी हमें यही कहता है कि जब आपके पास एजेस हैं तो जहाँ से आप स्टार्ट लेते हैं, जहाँ जहाँ आपके पास जो है वो एज आपको लेके जा सकता है, आप उन्हीं लोकेशन को जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, उससे ऑनवर्ड जो है वो आप जा नहीं सकते। अगर यहाँ तो हमने इसमें कहा है कि हमें डी ऑफ वी की वैल्यूज़ मिलेंगी। अगर अभी आपने पाई ऑफ वी की वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट किया होगा तो इजीली आपके पास इसका आउटपुट जो है वो एक जो ब्रेड फर्स्ट ट्री के फॉर्म में भी जो है वो आ सकता है। आपने 1 से जो है वो 2 और 3 को एक्सप्लोर किया था। अगर आप देखें 1 बिकम्स योर सोर्स नोड, बिकम द रूट नोड इन योर BF ट्री, और फिर उसके बाद 2 और 3 को आपने जो है इसके साथ एक्सप्लोर किया था, ठीक है, और फिर 2 के थ्रू आपने जो है वो 4 को एक्सप्लोर किया था। आपके पास ये आ जाएगा। अगर आप लोगों को ट्री का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है तो आप ये देखें कि इनको जो है इस जो सबसे टॉप पे होता है इसको हम रूट कहते हैं, जो सबसे जिसके चिल्ड्रन नहीं होते हैं उनको हम लीफ नोड, उनको हम जो है वो लीफ नोड्स कहते हैं, या चिल्ड्रन यस लीफ नोड कहते हैं। ऐसे जिनके पेरेंट भी एग्जिस्ट करते हैं, जिस तरह 2 है, और चिल्ड्रन भी एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम इंटरमीडिएट नोड कहते हैं। एक लेवल के ऊपर जो या एक पेरेंट के जो चिल्ड्रन होते हैं उनको हम सिबलिंग्स कहते हैं। और इस तरीके से और भी बहुत सारे जो है वो कॉन्सेप्ट हैं। एक चीज़ अगर आप यहाँ पे देखें तो जो टॉप लेवल होता है उसको हम लेवल 0 कहते हैं, और फिर नीचे जैसे जैसे हम आते हैं फिर हम लेवल 1 और लेवल 2 और इस तरीके से जो है वो करते रहते हैं। ठीक है जी। सो दिस इज़ द कंप्लीट डिटेल्स illustration of the BFS algorithm with a simple example जो मैंने खुद सॉल्व किया है। हम एक और एग्जांपल जो है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं।
लेकिन वो डायरेक्टली हम जो है वो डिस्कस कर। ये एग्जांपल डायरेक्टेड ग्राफ का अगेन एग्जांपल है। अगर आप अनडायरेक्टेड एग्जांपल देखना चाह रहे हैं तो आप बुक में देख लें, अदरवाइज इसका कोई जो है वो इम्पैक्ट इस तरह से नहीं है। आपने जस्ट जो है वो अपने जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना है, आपके पास कोई इशू जो है वो नहीं आएगा। आप यहाँ पे देखें, देयर आर 9 वर्टिसेस and you can count the number of edges in them as well. So इस नोड इज गिवन एज ए सोर्स नोड। यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। उन्होंने डायरेक्टली दिया था तो मैंने उसको डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी कर दिया है। दिस इज एस नोड, ये दोनों इनके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इनके जो डी ऑफ डिस्टेंस की वैल्यूज हैं वो 1 1 हो जाएंगे। इस तरीके से अगर आप फिर यहाँ पे देखें तो ये 1 से ये वाला एक्सेसिबल है तो ये 2 हो जाएगा, ये वाला एक्सेसिबल है तो ये भी आपके पास 2 हो जाएगा। ठीक है जी। और इस तरीके से ये जो है ये फिर उस वर्टेक्स के थ्रू एक्सप्लोर हो रहा है जिसका ऑलरेडी डिस्टेंस 2 है, तो 2 + 1 ये 3 हो जाएगा। सिमिलरली दिस ये 2 है तो ये भी 3 हो जाएगा आपके पास। और यहाँ भी 2 है तो यहाँ से ये एक्सप्लोर हो रहा है। लेकिन अगेन अगर आप इसको जो है वो करना चाह रहे हैं तो पहले आपको एडजेसेंसी लिस्ट और वो सारा का सारा जो है वो आपको करना पड़ेगा। इस तरीके से आप यहाँ को एक्सप्लोर करते हैं थ्रू दिस नोड, तो इसका डिस्टेंस जो है वो 2 है तो आप +1 करते हैं। सो सिमिलरली यू कैन सी कि आपके पास इस ग्राफ के अंदर सारे के सारे वर्टिसेस जो है वो एक्सप्लोर हो गए। इसलिए अगर आप देखें तो जब इसका आप ट्री बनाएंगे तो ये सबसे टॉप पे लेवल 0 पे ये आएगा, फिर आपके पास ये दोनों आ जाएंगे और इस तरीके से आपके पास फिर लेवल 2 भी है और लेवल 3 भी आपके पास जो है वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है जी। तो आप इसको जो है वो फर्दर जो है ये इन्होंने डायरेक्टली लिखा हुआ है, बुक में से मैंने कॉपी किया है। अगर आप इसको डायरेक्टली करना चाह रहे हैं तो पहले इस ग्राफ को ले लें, फिर सारे के सारे ये इसकी वैल्यू को 0 कर दें लेकिन बाकी वैल्यूज जो है वो इन्फिनिटी कर दें और इसका एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन रख लें। तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पास ये थोड़ा सा डिफरेंट आ जाए, जो कि क्योंकि आप जो है एडजेसेंसी रिप्रेजेंटेशन जब आप खुद से करें तो शायद जो सीक्वेंस यहाँ पे यूज़ हुआ हो वो आप जो है वो यूटिलाइज ना करें। लेकिन आपका आउटकम जो है अगर आपने स्टेप वाइज उसको फॉलो किया होगा तो वहाँ पे जो है आपके पास कोई इशू जो है वो नहीं आएगा। अब हम जो है BFS का लिमिटेशन जो है, जिस तरह मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि BFS का मेन इशू ये है कि मैं नॉट रीच ऑल द वर्टिसेस, और मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों आपके पास वो नहीं आ सकता। इसका जो टाइम है वो क्या है, सारे के सारे वर्टिसेस को और सारे के सारे एजेस को मैं एक्सप्लोर नहीं कर रहा, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जिस तरह एग्जांपल 2 में था उसमें सारे वर्टिसेस और सारे एजेस को हमने एक्सप्लोर किया है। लेकिन एग्जांपल 1 जो हमने पहला एग्जांपल जो हमने किया उसमें से हमने एक वर्टेक्स को और 2 एजेस को, और इस तरीके से और भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सो दैट्स व्हाई इसका जो टाइम है वो हम इन टर्म्स ऑफ सेट वी और सेट वी ई जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा एसिम्प्टोटिक नोटेशन लगेगा वो बेगो होगा, विच शोज कि आपके पास v + e मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन आपका जो रनिंग टाइम है वो इससे कम हो सकता है। अब बिग ऑफ v क्यों आपके पास होगा, क्योंकि एवरी वर्टेक्स एनक्यूड एट मोस्ट वंस। हमने हर एक व्यू को जो है वो क्यू पे कितने टाइम प्लेस करना है, 1 टाइम ही प्लेस करना है। और बिग O ऑफ v क्यों होगा, बिकॉज एवरी वर्टेक्स डिक्यूड एट मोस्ट वंस एंड वी एग्जामिन u comma v ओनली व्हेन u इज डिक्यूड। सो हम हर एक एज जो है उसको क्या कर रहे हैं, उसको भी एग्जैक्टली एट मोस्ट जो है वो हम 1 टाइम जो है वो जो है वो एग्जामिन करते हैं अगर हमारे पास जो डायरेक्टेड ग्राफ हो। लेकिन हम उसको ट्वाइस जो है वो विजिट करते हैं, ट्वाइस एग्जामिन करते हैं अगर जो है वो आपके पास अनडायरेक्टेड ग्राफ हो। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द BFS। हमने उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, उसके एल्गोरिथम को डिस्कस किया, उसके एग्जांपल को डिस्कस किया और फिर उसके रनिंग टाइम को डिस्कस किया। ठीक है जी। आगे हम DFS पे मूव करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। इनपुट हमारे पास अगेन जो है वो ग्राफ V और E सेट के फॉर्म में होगा। डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड बोथ ग्राफ कुड बी गिवन। लेकिन यहाँ पे BFS से डिफरेंस ये है कि ज़रूरी नहीं बल्कि आपको कोई सोर्स वर्टेक्स जो है वो गिवन नहीं होता। आप किसी भी सोर्स नोड से जो है वो आप स्टार्ट करते हैं, और वो इसलिए क्योंकि आपको मल्टीपल सोर्स नोड्स जो हैं वो सेलेक्ट करने पड़ सकते हैं। ठीक है जी। सो ये बेसिकली उस इशू को जो है बी सॉल्व कर रहा है जो कि BFS में एग्जिस्ट कर रहा था। इसमें आउटपुट क्या होगा, आपके पास हर एक वर्टेक्स के लिए आपने 2 टाइम स्टैम्प्स जो है वो जनरेट करने होते हैं। क्योंकि हमने एक वर्टेक्स जब हम लेते हैं और उस वर्टेक्स से जब हम
जो है वो फर्दर जो है वो एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करते हैं, तो हम उसके सारे के सारे ब्रेड्थ वाइज, जिस तरह हम डीएफएस में करते होते थे, वो हम सारे के सारे ब्रेड्थ को जो है वो कवर नहीं करते, बल्कि हमें जैसे ही एक नोड मिलता है हम उस नोड से फर्दर एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। सो हम जब तक एक्सप्लोर करते रहते हैं, जब तक ऑनवर्ड एक नोड से जो है वो कोई भी पाथ जो है वो अवेलेबल नहीं होता, तो फिर आप बैक ट्रैक करते हैं और फिर अगेन जो है वो उस पाथ से, जिससे आपने कुछ पाथ जो है वो एक्सप्लोर किए होते हैं, आप अगेन यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग फ्रॉम देम। सो इसी वजह से हमें हमारे जो टाइमिंग्स हैं वो हमारे पास जो है वो 2 होने चाहिए। डिस्कवरी टाइम को, एक को हम डिस्कवरी टाइम कहते हैं, जैसे ही आप को एक नोड आप डिस्कवर करते हैं तो उसके लिए एक टाइम आप कैलकुलेट करते हैं और उस टाइम स्टैम्प को आप डी ऑफ वी कहते हैं, और दूसरे को आप एफ ऑफ वी कहते हैं, जिसको हम फिनिशिंग टाइम कहते हैं। ठीक है जी। सो टू टाइम स्टैम्प्स जो है वो हर एक वर्टेक्स के लिए हमारे पास आउटपुट होगा। बीएफएस में हमारे पास जो है वो डी ऑफ वी की वैल्यू जो है वो हम प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ हर एक वर्टेक्स के लिए 2 टाइम स्टैम्प है, एक को हम डी ऑफ वी कहते हैं जिसको हम डिस्कवरी टाइम कहते हैं, और दूसरे को हम एफ ऑफ वी और फिनिशिंग टाइम कहते हैं। These will be useful for other algorithms later on as well। हम कुछ एप्लीकेशंस हैं बड़े इंटरेस्टिंग जो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग और स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स एंड सो ऑन। तो वहाँ पर हमारे पास जो है हम देखेंगे कि इसके बड़े इंटरेस्टिंग जो है वो एप्लीकेशंस हैं। इस तरीके से, जिस तरीके से हमने बीएफएस में जो है वो डी ऑफ वी को कैलकुलेट किया था, बट दैट वाज द डिस्टेंस, यहाँ पर डी ऑफ वी आपका डिस्कवरी टाइम along with f of v which is the finishing time है। जिस तरीके से आप वहाँ पर पाई ऑफ वी की वैल्यू फॉर द पेरेंट वैल्यू जो है वो आप कंप्यूट कर सकते थे, यहाँ पर भी आप पाई ऑफ वी जो है एज ए पेरेंट वैल्यू जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप हमने क्या करना होगा, वी हैव टू एक्सप्लोर एवरी एज। अब बीएफएस में हमने ये देखा था कि हम सारे के सारे एजेस को एक्सप्लोर नहीं करते, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास अल्टीमेटली जो है वो सारे एजेस जो हैं वो एक्सप्लोर हो जाएंगे। स्टार्ट ओवर फ्रॉम डिफरेंट वर्टिसेस एज नेसेसरी। तो बीएफएस में तो ये था कि जब आपने एक सोर्स लिया, उस वो एक सोर्स में से जितने भी सोर्सेज या जितने भी वर्टिसेस जो है वो एक्सप्लोर हो सकते थे, आप उनको एक्सप्लोर कर रहे थे, और जो बाकी होते थे आप उनको जो है वो फिर आपके पास उनकी वैल्यूज जो है वो अनडिस्कवर्ड या अनएक्सप्लोर्ड रह जाते थे। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो नहीं है। उसी प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कैसे किया गया है कि आप जो है वो जो है वो एक से ज़्यादा सोर्स नोड जो है वो आप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये काम कैसे कर रहा है, जैसे ही हमें एक वर्टेक्स मिलता है, as soon as we discover vertex so we start exploring from it। इसका मतलब ये है कि एक U है आपके पास और उसके एडजेसेंसी लिस्ट पे आप गए और आपको कोई भी V जो है वो मिल गया, तो आप उस U को उसी जगह पे छोड़ के V को U कंसिडर करके उनके V's पे जो है वो आप चले जाते हैं और वहाँ से ऑनवर्ड जो है वो आप एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। ये BFS की तरह नहीं है जिसमें हम क्या करते हैं, हम एक वर्टेक्स को जो है वो क्यू पे प्लेस कर देते हैं कि हम उसमें से बाद में जो है फिर एक्सप्लोर करेंगे। तो जैसे ही हमें मिलता है हम बेसिकली उसी से एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं, और फिर रिकर्शन वाइज जो है, रिकर्शन यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, बैक ट्रैकिंग यहाँ पे इन्वॉल्व होगी, फिर उसी वाइज हमें दोबारा जो है वो आना पड़ेगा। तो बीएफएस में हम एक वर्टेक्स को फिनिश कर रहे थे क्योंकि हम उसके सारे जो नेबर्स थे उनको डिस्कवर कर रहे थे, और फिर हम उससे आगे मूव कर रहे थे आफ्टर फिनिशिंग इट। लेकिन यहाँ पर हम एक वर्टेक्स को फिनिश नहीं करते, जैसे ही हमें उसमें से एक भी पाथ मिलता है, एक भी जो है वो वी सेट में वर्टेक्स वी मिलता है, तो हम उस वी से फर्दर एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। तो इट मींस दैट वी नीड टू बैक ट्रैक टू दैट पॉइंट, क्योंकि उससे फर्दर पॉसिबिलिटीज जो हैं वो हो सकती हैं, एंड वी हैव टू कवर देम। सो जैसे जैसे डीएफएस जो है वो प्रोग्रेस कर रहा होगा, हमें 3 कलर्स जो हैं, हर एक वर्टेक्स के पास 3 कलर्स होंगे। इनिशियली सारे के सारे जो वर्टिसेस हैं उनको हम वाइट कलर देंगे, वाइट कलर असाइन करेंगे, और जब तक वो डिस्कवर नहीं होगा तो उसका कलर जो है वो वाइट होगा। जैसे ही वो डिस्कवर हो जाएगा, मींस आप उसको एक्सप्लोर कर लेंगे, तो आप उसका कलर जो है वो ग्रे कर लेंगे, लेकिन यू आर नॉट फिनिश्ड विद इट। इसका मतलब ये है कि अभी आपने यहाँ से सबको फिनिश नहीं किया, जितने भी पॉसिबल पाथ हो सकते हैं आपने उन सबको अभी एक्सप्लोर नहीं किया। सो दैट इज डिस्कवर्ड बट नॉट फिनिश्ड। और जब आप उसमें से कंप्लीट जितने भी वहाँ से पॉसिबिलिटीज़ हैं रीचेबिलिटी के, आप उन सबको जो है वो रीच कर लें, आप उन सबको जो है वो एक्सप्लोर कर लें, तो जब आप वहाँ से बैक ट्रैक करते हैं तो आप उसको क्या करते हैं, उनको ब्रेक करके जाते हैं। डिस्कवरी और फिनिशिंग टाइम जो है, आप हम यूनिक इंटीजर्स जो है वो असाइन कर रहे हैं, कोई भी टाइमिंग जो है वो सेम नहीं है। हम 1 से स्टार्ट कर लेते हैं,
और चूंकि हम 2 टाइम स्टैम्प दे रहे हैं तो हर एक वर्टेक्स को, तो 2 into v should be the maximum what we could get, right? अगर हम 1 से स्टार्ट कर लेते हैं और हम हर एक टाइम स्टैम्प जो है वो विद 1 इंक्रीमेंट जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं, फॉर ऑल v आपके पास क्या होगा, डिस्कवरी टाइम जो होगा वो फिनिशिंग टाइम से कम होगा। जैसे मैंने कहा कि हम 1 से स्टार्ट करेंगे, जो सबसे पहला सोर्स नोड होगा उसका डिस्कवरी टाइम 1 होगा, फिर उसके बाद जो डिस्कवर होगा उसका टाइम आता जाएगा, और जो फिनिश होगा तो उसका फिनिशिंग टाइम जो है वो आपके पास आता जाएगा। लेकिन अगर E1 एक नोड जो है वो डिस्कवर होने के बाद डायरेक्टली भी फिनिश होता है, सपोज वो 1 को जो है वो डिस्कवर होता है और 2 को उसका फिनिशिंग टाइम आता है, तो 1 इज लेस देन 2 एज वेल। तो हमेशा आपके पास हर एक v में जो d ऑफ v की वैल्यू है वो f ऑफ v से कम होगी। अगर आप जो है वो उसके अल्टीमेट बाउंड्स को भी इंक्लूड कर दें, तो आप ये कह सकते हैं कि डी ऑफ वी की वैल्यू जो है उसकी मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, 1 आर ग्रेटर देन 1, और जो डी ऑफ वी की वैल्यू है इट शुड बी लेस देन एफ ऑफ वी वैल्यू, और एफ ऑफ वी की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम 2v तक जा सकती है, बट इट शुड बी लेस देन 2v एज वेल, राइट? सो ये इसका जो है एक्सटेंडेड फॉर्म है कि आपके पास डी वी के डिस्कवरी और फिनिशिंग टाइम जो है विद रिस्पेक्ट टू ऑल पॉसिबल वीज जो हैं वो उसका कौन सा रेंज जो है वो पॉसिबल है। हियर इज द सोडो कोड। हमने क्या करना है, हमने चूंकि डिस्कवरी और फिनिशिंग दोनों टाइमिंग्स को हमने एक ही ग्लोबल वेरिएबल या ग्लोबल टाइम स्टैम्प टाइम जो है वो असाइन करना है, तो हम इसको जो टाइम वेरिएबल है उसको ग्लोबल जो है वो इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है जी। हेयर इज द डीएफएस में आप क्या देंगे, आप ग्राफ जो है वो प्रोवाइड करेंगे, और ग्राफ किस फॉर्म में होगा, सेट वी और सेट ई के फॉर्म में। अब यहाँ पर आपके पास कोई भी सोर्स नोड जो है वो गिवन नहीं होगा, एज आई सेड अर्लियर। सबसे पहले आपने क्या करना है, बीएफएस में हम डी ऑफ वी की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी असाइन कर रहे थे, यहाँ हम कलरिंग स्कीम यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि हमने जो जो भी वर्टेक्स है उसको हमने वाइट कलर असाइन कर देना है, और टाइम जो है ग्लोबल वेरिएबल उसको हमने 0 असाइन कर देना है, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने सेट वी में से हर एक यू को चेक करना है। नाउ ये सबसे आउटर लूप है फॉर ईच का लूप, जो कि जिसके अंदर आप इस डीएफएस को कॉल कर रहे हैं, जिसके अंदर एक और फॉर ईच लूप जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, कि जब आपके पास एक यू आ जाए तो फिर आप उसके एडजेसेंसी को जो है वो चेक करते हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है, ये वाला जो लूप है ये बेसिकली आपके पास सोर्स नोड के सिलेक्शन के लिए है। यहाँ से फॉर ईच यू बिलोंग्स टू वी आपने ये देखना है कि यू का कलर जो है वो वाइट है। अगर यू का कलर जो है वो वाइट है तो आप डीएफएस विजिट को कॉल करें। ये डीएफएस विजिट जो है ये बेसिकली रिकर्सिव प्रोसीजर है जो अपने आप को कॉल कर रहा होगा, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही हमें यू के लिए कोई वी मिलता है, यू से हम किसी भी वी को एक्सप्लोर कर लेते हैं, तो हम उस वी से जो है वो क्या करते हैं, फर्दर एक्सप्लोर करना शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज रिकर्सिव, और रिकर्शन जो है वो डायरेक्टली, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो इम्प्लिसिटली जो है वो आपका सिस्टम जो है वो मेंटेन कर रहा होता है। तो वो स्टेटस को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि जी वो कहाँ से जो है वो यहाँ पे जो या वो किस पॉइंट को इंटरलीविंग स्टेट में छोड़ के गया था, और जहाँ पे हम गए थे जब वहाँ से बैक ट्रैक होंगे तो वो किस तरीके से वो स्टेट जो है वो रिज्यूम होगा, ठीक है जी। तो जैसे ही हमें एक यू वर्टेक्स मिलता है, एक इस तरह का वर्टेक्स मिलता है जो वाइट होता है, तो हम डीएफएस विजिट को कॉल कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि हम वहाँ से डीएफएस अप्लाई शुरू कर लेते हैं। तो चूंकि अभी हमें यू जो है वो हमें मिल गया है, वो डिस्कवर हो गया है, तो सबसे पहले आप क्या करें, उसके कलर को ग्रे कर दें, टाइम को बाई 1 इंक्रीज कर दें, और डिस्कवरी टाइम जो है आप यू का जो है वो क्या कर दें, वो आप असाइन कर दें। उसके बाद आप क्या करें, आपने u के लिए एडजेसेंसी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे भी यूज की होगी, एडजेसेंसी रिप्रेजेंटेशन। तो आप उस u के लिए v जो है वो डिस्कवर करें कि एडजेसेंसी ऑफ u एरे के थ्रू आप उसके v लिंक लिस्ट पे जाएं और उसमें से एक v जो है वो डिटरमाइन करें। और अगर एक v आपको मिलता है, एक वर्टेक्स v आप डिस्कवर कर लेते हैं, तो फिर आप चेक कर लेते हैं कि उसका कलर वाइट है कि नहीं है। मैं अगेन रिपीट कर दूं कि हमने उन्हीं वर्टिसेस को प्रोसेस करना है जो कि वाइट होता है। अगर वो ग्रे या ब्लैक है तो हमने उसको जो है वो कभी भी जो है वो दोबारा से जो है वो डिस्कवर नहीं करना, क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका है, ठीक है जी। सो आपको दूसरा वाइट मिलता है तो आप फिर डीएफएस ये प्रोसीजर अपने आप को कॉल कर लेता है, वही वी आपका यू बन जाता है, एंड देन यू लुक फॉर अनदर वी। और इस तरीके से आप जो है वो डिस्कवरीज जो हैं वो आप जो है वो डिस्कवरीज जो है वो करते जाते हैं। जब आपके पास एक ऐसा
यू आ जाता है जिसके सारे व्यूज जो हैं वो आप एक्सप्लोर कर लेते हैं और उससे फर्दर कोई भी जो है वो वाइड एज आपको नहीं मिलता, तो आप क्या कर लेंगे, यू फिनिश विद द एडजेसेंसी लिस्ट फॉर दैट यू, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू color that you have to change the color of that no vertex u to black, और black हमने कहा था कि this is basically for the finished one, right? और टाइम को क्या करें, टाइम को बाई 1 इंक्रीज करें और उस फिनिशिंग टाइम उस यू के लिए जो है वो आप क्या कर रहे हैं, उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो दिस इज द होल प्रोसीजर, कि किस तरीके से डीएफएस जो है वो काम कर रहे हैं। हम आगे जो है एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, लेफ्ट पे अगेन मैंने जो है वो सोडो कोड को प्लेस कर दिया है एंड हियर इज एन एग्जांपल। ये वही एग्जांपल है जो हमने बीएफएस के लिए लिया था और ये वही उसके लिए जो है एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है जो कि हम वहाँ पे जो है वो ले चुके हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कलर जो है वो सब 5, कलर ऑफ 1, कलर ऑफ 2, कलर ऑफ 3, 4 और 5 वो सब जो है उसको मैंने शॉर्टली W लिखा है, हमने उसको वाइट असाइन कर दिया है। टाइम इनिशियली जो है वो क्या है, वो 0 है और उसके बाद जो है लेट्स से हमने फर्स्ट सोर्स जो है वो 1 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये सारे वाइट थे तो हमने इसमें से 1 को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। तो यू की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हमारे पास जो है वो 1 हो जाएगी। अब अगर आप ये देखें तो एडजेसेंसी ऑफ यू सॉरी, तो ये कि यू क्या है, वो 1 है, ये 1 की वैल्यू यहाँ पर मूव हो जाएगी, तो कलर ऑफ 1 क्या हो जाएगी, कलर ऑफ 1 की वैल्यू जो है वो आप क्या करें, उसको आप ग्रे कर दें, ठीक है जी। ये चूँकि सारा अल्टीमेटली मैंने एक कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद इसको लिया है, तो ये इसलिए आपको यहाँ पे जो है वो वाइट के बाद ग्रे और ग्रे के बाद जो है वो ब्लैक नज़र आ रहा है। लेकिन इनिशियली क्या होगा, ये यहाँ पे चूँकि वैल्यू इसकी वाइट थी तो इसलिए मैंने उसको डीएफएस विजिट को सेंड कर दिया है, उसका कलर जो है वो मैंने ग्रे कर दिया है और ग्रे करने के बाद उसका टाइम जो है तो 0 + 1 बिकम्स 1, तो इसका जो 1 टाइम है वो मैंने कैलकुलेट कर दिया। ये चूँकि सारा मैंने उसका एक कम्प्लीटली जो है वो सोर्स नोड के परस्पेक्टिव से, जब एक नोड मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया था, मैंने सबका प्रोसेस किया है, तो इसलिए आई गॉट अ 1 वैल्यू ओवर हियर, ठीक है। जब इस 1 के लिए फिर मैं एडजेसेंसी पे गया तो 1 से मुझे पहले एक v मिला और वो v क्या था, वो 2 था। मैं 2 पे गया तो 2 की वैल्यू जो है वो बेसिकली मेरे पास क्या थी, 2 की वैल्यू जो है वो डेफिनेटली मेरे पास वाइट थी, तो मैंने अगेन उससे जो है वो फर्दर एक्सप्लोर करना शुरू किया। मैंने इसको ग्रे कर दिया, टाइम को जो है वो टाइम ग्लोबल वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 1 थी, तो 1 + 1 जो है वो 2 हो गई और मैंने इसके डिस्कवरी टाइम को जो है, तो डिस्कवरी इसका हो गया है, फिनिशिंग अभी नहीं है, इसका डिस्कवरी टाइम मेरे पास आ गया है और वो मैंने 2 असाइन कर दिया है, ठीक है जी। अब जब मैंने 2 असाइन कर दिया है तो 2 से आप फर्दर जो है अब आप एक्सप्लोर करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 को मूव कर दिया है, तो 2 से जब मेरे पास आ गया तो अब मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा, 2 में से मेरे पास जो है वो 4 आएगा। जब 4 मेरे पास आ जाएगा तो मैं 4 यहाँ पे सेंड कर दूंगा, 4 सेंड करूंगा तो 4 की वैल्यू जो है वो ग्रे हो जाएगी, वो जो सॉरी जो उसका जो वो है कलर है वो ग्रे हो जाएगा, 2 में 1 ऐड हो जाएगा तो ये इसका डिस्कवरी टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। और फर्दर फिर मैं आ जाऊंगा, मैं इस 4 के एडजेसेंसी को चेक करूंगा। जब मैं 4 के एडजेसेंसी लिस्ट पे आता हूँ तो वहां मुझे नल मिलता है, इसका मतलब ये है कि आई एम डन विद इट। व्हेन आई एम डन विद इट तो ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, ये स्किप हो जाएगा क्योंकि फर्दर मैं जा नहीं सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, इस 4 का जो है इसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, वो ब्लैक हो जाएगा और टाइम जो है वो मेरे पास अभी उस वेरिएबल में 3 वैल्यू है, तो वो 3 + 1 4 हो जाएगी और वो यहाँ एज ए फिनिशिंग जो है वो ऐड हो जाएगी और मैं फिर बैक ट्रैक करूँगा, यहाँ पर आ जाऊँगा। अच्छा, यहाँ पे ये जो टाइमिंग है, ये जो सर्कल है, इस सर्कल को मैंने जो है वो 2 में डिवाइड किया है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा जो है वो डिस्कवरी टाइम आ रहा है और उसका जो राइट हैंड साइड है उस पे मेरा जो है वो मेरा फिनिशिंग टाइम आ रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ जब मैंने इसको फिनिश किया तो इस यहाँ पर मैं कहाँ से आया था, मैं यहाँ पे आया था। जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी थी, मीन्स 2, और 2 से जो है वो कौन एक्सप्लोर हो सकता है, 4 एक्सप्लोर हो सकता है। 4 जो है वो ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है, तो आप 4 से ऑनवर्ड देखते हैं कि मेरे पास कोई और जो है वो वी अवेलेबल है या नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई और वी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, ये फॉर ईच ये वाला चूँकि ख़त्म हो जाता है तो आप यहाँ पर आ जाते हैं। अब मैं 2 को जो है वो क्या करूँगा, उसके कलर को जो है वो ब्लैक कर लूँगा बिकॉज़ आई एम फिनिश विद दिस। इसके फिनिशिंग टाइम को 4 + 1 5 कर दूँगा और मैं यहाँ पे कहाँ से आया था, मैं यहाँ पे आया था, तो सिस्टम जो है वो मुझे यहाँ पे मूव कर देगा। लेकिन यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से मैंने इस वाले पाथ को तो एक्सप्लोर कर लिया है, लेकिन देयर इज़ अनदर पाथ जो कि यहाँ से यहाँ 3 की तरफ जा रहा है, ठीक है जी।
यहाँ से अगर आप देखिए 1 से कौन कौन सा एक्सप्लोर हो सकता है, तो 2 मैंने एक्सप्लोर किया था, लेकिन 3 इज स्टिल रिमेनिंग, क्योंकि अगर आप 3 पे जाएं तो 3 जो है वो उसका जो कलर है वो मेरे पास क्या है, वो वाइट है, तो वो ग्रे हो जाएगा। और ग्रे करने के बाद उसका जो 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 टाइमिंग है, तो यहाँ पे टाइम क्या था, 5 था, तो वो 6 हो जाएगा, यहाँ पे असाइन हो जाएगा। फिर आप देखते हैं कि 3 से मेरे पास ऑनवर्ड क्या पॉसिबल है, तो 3 से मेरे पास ऑनवर्ड जो है वो 4 ही पॉसिबल है, और 4 जो है वो ऑलरेडी जो है वो वाइट नहीं है, वो एक्सप्लोर हो चुका है, सो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। आप 4 से ऑनवर्ड जाते हैं, कोई और वर्टेक्स है, नो देयर इज नो अदर वर्टेक्स, तो इसका मतलब ये है कि इससे ऑनवर्ड एक ही पाथ था, वो पाथ ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है, सो यू आर फिनिश विद इट। तो फिनिश होने के बाद आप क्या करें, इसके कलर को ग्रे के बाद जो है वो आप इसको ब्लैक कर दें, और 6 जो है वो डिस्कवरी टाइम टाइम वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 6 है, उसको +1 कर दें तो 7 हो जाएगी, और आप इसको असाइन कर दें, और अगेन आप बैक ट्रैक करके यहाँ पर आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखें, आप 2 को भी एक्सप्लोर कर चुके हैं, 3 को भी एक्सप्लोर कर चुके हैं। इज देयर एनी अदर वैल्यू आफ्टर 3? So definitely there is none over there, so I'm done with this one as well। तो आप क्या करें, इसको भी ब्लैक कर दें, और टाइम जो है, जो यहाँ से मेरे पास मैक्सिमम टाइम की जो वैल्यू है अभी वो 7 है, तो 7 + 1 फिर कर दें, और वो किसको असाइन कर दें, वो इसको एज ए फिनिशिंग टाइम जो है वो आप 1 को जो है वो आप असाइन कर दें। ठीक है जी। सो नाउ यू आर डन विद ऑल दिस, जो कि यहाँ पर आपके पास था, और आप सारे के सारे जितने भी पॉसिबिलिटीज थे वो सारे आप एक्सप्लोर कर चुके हैं। सो आप फिर यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ से एग्जिट होंगे तो फिर आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब अगर आप स्टेटस को देखें कि यहाँ से जब आपने स्टार्ट किया था तो ये चारों के चारों जो है वो ब्लैक हो चुके हैं। सो 1 2 3 और 4 जो है वो ऑलरेडी जो है वो ब्लैक हो चुके हैं। नाउ 5th इज द ओनली पॉसिबल ऑप्शन। ठीक है, सो मैंने जो यहाँ से दूसरा नोड लिया है, तो वो वाला प्रोसेस मैंने जो है वो राइट मोस्ट कॉलम के अंदर जो है वो प्लेस कर दिया। अब मेरे पास सोर्स जो है वो क्या है, यू की वैल्यू वो 5 है, और यहाँ पे कंप्लीट डीएफएस विजिट फॉर 5 जो है वो यहाँ पे मैंने प्रोसेस किया है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कलर ऑफ 5 की वैल्यू जो है वो वाइट थी, इसलिए मैं डीएफएस पे गया और मैं यहाँ इस प्रोसीजर पे आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वाइट से वो ग्रे पे चली जाएगी, और जो ग्लोबल वेरिएबल है मेरे पास उसमें टाइम में अभी उसमें 8 की वैल्यू है, तो 8 + 1 हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगा, वो 5 के डिस्कवरी टाइम को मैं असाइन कर दूंगा। सो 9 इज माई डिस्कवरी टाइम। और उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं 5 के एडजेसेंसी पे जाता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि फॉर ईच वी बिलोंग्स टू एडजेसेंस ऑफ यू। तो आप देखें कि 5 के एडजेसेंसी पे कौन कौन से हैं। आप 2 पे जाते हैं, लेकिन जब आप 2 के लिए चेक करते हैं कि उसका कलर वाइट है, तो आप देखते हैं कि जी 2 का कलर जो है वो तो ऑलरेडी ब्लैक है, तो आप ये स्किप हो जाता है, और फिर आप वी के दूसरे वैल्यू पे आ जाते हैं। वो वैल्यू है आपके पास 4, आप 4 पे आ जाते हैं, तो 4 का जो कलर है वो भी आपके पास क्या है, वो भी आपके पास वाइट नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। आप फिर यहाँ पर आ जाते हैं, तो फिर ऑनवर्ड आपको जो है वो कोई और नोड जो है वो नहीं मिलता, तो इसका मतलब ये है कि यू आर फिनिश्ड। आपके पास जो भी एडजेसेंसी लिस्ट में वर्टिसेस थे वो ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुके हैं, तो यू आर डन विद दिस वन। ठीक है जी। सो आपने क्या करना है, आपने इस ग्रे के बाद इसको ब्लैक कर देना है, 1 इसमें ऐड कर देना है, तो अभी जो करंटली टाइम की वैल्यू है वो 9 है, 9 + 1 10 कर दें, और इसके फिनिशिंग टाइम जो है वो आप 10 असाइन कर दें। ठीक है जी। सो आप जो है यू आर डन विद द होल रिकर्सिव प्रोसीजर फॉर द सोर्स नोड 5 एज वेल। फिर आप यहाँ पे आ जाते हैं और आप कहते हैं कि कोई ऐसा नोड अभी रहता है सेट वी में जो कि वाइट है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ऑलरेडी जो है वो ब्लैक हो चुके हैं, सो यू विल फिनिश इट देयर, राइट। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो आपके पास ये है, हमने तो ये कहा था कि ये हमें डिस्कवरी और फिनिशिंग टाइमिंग्स देगा। ठीक है, लेकिन अगर हम पाई ऑफ वी की वैल्यूज कैलकुलेट कर चुके हों, तो हमारे पास जो है वो हम एक्चुअली जो है वो यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर हम जो है उनके ट्रीज बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है ट्रीज बना सकते हैं, तो बेसिकली डीएफएस का जो आउटकम है वो डीएफ ट्री था, क्योंकि वहां पर हमारे पास एक सोर्स नोड था, और उस एक सोर्स नोड से जितने भी पॉसिबली एक्सप्लोर हो सकते थे वो आप एक्सप्लोर कर रहे थे, और उसी पे बेस आपके पास एक ट्री बन रही थी। अब यहाँ पर चूंकि हम मल्टीपल सोर्स नोड ले रहे हैं, और हर एक सोर्स नोड जो है वो एक ट्री का जो है वो रूट नोड होता है, तो आप यहाँ पर जो है वो मल्टीपल ट्रीज बना सकते हैं। इसलिए इन टर्म्स ऑफ अगर आप ट्रीज की बात करें कि यहाँ पर इसका आउटकम जो है इन टर्म्स ऑफ ट्री क्या होगा, तो हम कहते हैं कि जी यहाँ पर जो डीएफएस है उसका जो आउटकम है उसको हम कहते हैं डेप्थ फर्स्ट फॉरेस्ट, क्योंकि हमारे पास जहाँ पे मल्टीपल ट्रीज होते हैं तो उसका फॉरेस्ट ही बनता है। आप यहाँ पे देखें, हमारे पास एक जो है
यहाँ से 1 से हमने जो है वो 2 को एक्सप्लोर किया था और 2 के थ्रू फिर हमने 4 को एक्सप्लोर किया था, और इस तरीके से 1 से ही डायरेक्टली फिर हमने किसको एक्सप्लोर किया था, 4 को एक्सप्लोर किया था। सो 1 से हमने 2 और 3 को एक्सप्लोर किया था और 2 से हमने 4 को एक्सप्लोर किया है। तो ये मेरे पास एक ट्री आ रहा है और यहाँ पर जो ट्री है उसमें एक ही एलिमेंट है जो मेरा रूट नोड ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेरे पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज नहीं है, यहाँ पर मेरे पास एक ही पॉसिबल जो है वो नोड। बुक के एग्जांपल को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हम जो है यहाँ पे आप इसको जो है ना वो फ्रेश स्टार्ट कर लें। ये तो बुक ने ऑलरेडी इसको सॉल्व किया हुआ है। इफ़ यू लुक इन हियर, दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ का जो डिस्कवरी टाइम है इट्स 2। सो आप बेहतर है कि आप उसको बिल्कुल फ्रेश जो है ये ट्रीज़ को जो नेम्स गिवन है ये हम अभी शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है। जिस तरह मैंने कहा था कि वर्टेक्स को हम 2 हाफ्स में डिवाइड कर लेते हैं। लेफ्ट साइड जो है वो डिस्कवरी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो राइट साइड है वो फिनिशिंग टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो कलर वगैरह यहाँ हमने शो नहीं किया, लेकिन अगेन इससे आपके अगर एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है तो आपके पास जो आउटकम है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। इट डिपेंड्स, इट वेरीज। लेकिन यहाँ से अगर आप देखें तो 1 से आप यहाँ पे जा रहे हैं बिकॉज देयर इज अ पाथ ओवर देयर, आप यहाँ से जा रहे हैं, उसके बाद फिर आप यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ जा सकते हैं लेकिन इट्स ऑलरेडी कवर्ड, सो देयर इज नो अदर पाथ फ्रॉम दिस पॉइंट, सो यू आर फिनिश्ड विद। इसे 3 के बाद इसको फिनिश करें, बैक ट्रैक करें, यहाँ पे आप आए थे, यहाँ से अब दूसरा पाथ जो है वो आपके पास ये अवेलेबल है। तो इसको फिनिश नहीं करेंगे जब तक आप उसके सारे जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उन्हें एक्सप्लोर नहीं करते। सो इसलिए 4 के बाद यहाँ बैक ट्रैक करते हैं, बट यू फाइंड अ न्यू पाथ ओवर हियर, सो यू डिस्कवर दिस एट टाइम 5। उसके बाद यहाँ इस नोड से जो है ये वाला नोड ही एक्सप्लोर हो सकता है, लेकिन वो ऑलरेडी कवर हो चुका है, उसका जो है वो कलर जो है वो ब्लैक है, सो इसलिए आप वहाँ जा नहीं सकते। सो ऑल इज़ डन, सो इसलिए आप इसको फिनिश कर दें और गेट बैक टू द पॉइंट जहाँ से आप यहाँ पे आए थे। सो अब इससे 2 पॉसिबल पाथ्स थे, वो दोनों जो है वो एक्सप्लोर हो चुके हैं। सो आप इसको भी ब्लैक कर दें, इसका फिनिशिंग टाइम कैलकुलेट कर लें और गेट बैक टू द पॉइंट जहाँ से आप यहाँ पे आए थे, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से देखें तो ये पॉसिबल पाथ था वो एक्सप्लोर हो गया, ये पॉसिबल पाथ है लेकिन ये ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है। सो दिस इज़ द अनदर अल्टरनेट पाथ जो कि अवेलेबल है इस नोड से। तो आप इस नोड से जो है वो मूव करेंगे, इसको डिस्कवर कर लेंगे। सो अभी आपके पास जो है वो जो टाइम की वैल्यू है वो 7 है। सो यहाँ से आप इसको 8 पे डिस्कवर कर लेंगे, फिर यहाँ से आप जो है ये तो डिस्कवर नहीं कर सकते दोबारा क्योंकि ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका है, दिस इज़ द अल्टरनेट वन। सो आप यहाँ पर आ जाते हैं, ये 9 आ जाएगा। फिर यहाँ से ये पॉसिबल है लेकिन ये ऑलरेडी जो है वो वाइड नहीं है। सो 9 के बाद ये फिनिश हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आप गेट बैक हियर, अब दोनों ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुके हैं। यू फिनिश दिस एट 11 टाइम एंड गेट बैक टू दिस पॉइंट। नाउ अगर आप यहाँ पे देखें तो ये और ये दोनों ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुके थे, ये वाले भी एक्सप्लोर हो गया। सो यू आर डन विद एवरीथिंग। इसको ब्लैक कर दें और इसका फिनिशिंग टाइम जो है वो जो है वो डिटरमाइन करें और उसको प्लेस कर दें। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इस ग्राफ में आपके पास ये सारे के सारे जो है वो क्या हो जाएंगे, वो एक्सप्लोर हो जाएंगे। दीज 2 आर द रिमेनिंग वंस। तो आप इन दोनों में से किसी को भी जो है वो फिर एज ए सोर्स नोड ले सकते हैं। इन्होंने इसको सोर्स नोड लिया है, सो दैट्स वाई यू सी कि इसका जो मैक्सिमम यहाँ पे टाइम था, टाइम की वैल्यू वो 12 थी, तो ये 13 पे डिस्कवर हो जाएगा। तो 13 के बाद आप यहाँ पर इसको डिस्कवर कर सकते हैं एट 14 टाइम, और फिर इससे ऑनवर्ड ये पॉसिबल है लेकिन वो जो है वो ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है। सो इसलिए यू फिनिश इट क्योंकि आगे से कोई और पाथ एक्सप्लोर नहीं हो सकता। यू गेट बैक टू द पॉइंट जहाँ पर जहाँ से आप आए थे, और अब ये वाला पाथ तो एक्सप्लोर कर लिया, ये दोनों ऑलरेडी जो है एक्सप्लोर्ड हैं, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो यू आर डन विद दिस वन एज वेल। इसको भी ब्लैक कर दें और इसका फिनिशिंग टाइम जो है वो आप यहाँ पे जो है वो 16 असाइन कर दें। जैसे मैंने कहा था, आपने एक बार यहाँ से सोर्स नोड जो है वो सेलेक्ट किया और ये 6 जो वर्टिसेस हैं इनको आपने यहाँ से एक्सप्लोर किया। फिर मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, तो मेरे पास 2 ट्रीज़ यहाँ पे बनेंगे। अगर इंस्टेड ऑफ दिस मैं यहाँ इसको सेलेक्ट करता तो मेरे पास 13 और 14 ये डिस्कवर होता, उसके बाद फिनिश हो जाता, तो ये दूसरा ट्री बनता। और क्योंकि यहाँ से यहाँ के लिए पाथ नहीं था तो फिर ये एज ए थर्ड सोर्स नोड जो है वो मैं सेलेक्ट करता।
So this is just to tell you or to show how are the possibilities or how many possibilities you could have on the basis of the selection of source node and so on. ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं इन एजेस के नंबर्स की तरफ। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बाज़ एजेस को टी लिखा हुआ है, बाज़ को बी लिखा हुआ है, बाज़ को एफ लिखा हुआ है और बाज़ को सी लिखा हुआ है। T is basically an abbreviation for tree edge, B is basically for a back edge, F is basically for a forward edge and C is basically for a cross edge. So हम इसको जो है वो शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं। अगर ट्री एज वो एज होता है कि जब आप U से V पे जाते हैं तो जो आपके पास V के डिस्कवरी जो आपको एज जो है वो V की तरफ लेके जाता है तो वो आपका जो ट्री का पार्ट बनता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम ट्री बनाते हैं इस ग्राफ में से मल्टीपल ट्रीज बनाते हैं। तो जो एज जो है वो आप ट्री का पार्ट बनाते हैं उसको हम ट्री एज कहते हैं। आपके पास जगह बाज़ जगहों पे जो है वो लूप्स बनते हैं। तो लूप जो है वो जो एज जिसका एक पाथ आप U से V पे जो है एक पाथ के थ्रू वहाँ एक्सेस कर चुके हैं, अगर उस V से U की तरफ जो है वो एक लिंक अवेलेबल है तो उसको हम बेसिकली बैकेज कहते हैं, जो कि एक लूप जो है वो जनरेट कर रहा होगा। सिमिलरली हमारे पास जो है वो एक नोड है U to V, आप ऑलरेडी जो है वो वहाँ पे के लिए जो है वो आप एक्सप्लोर कर चुके हैं। सपोज आप इस नोड से यहाँ पे और यहाँ पे जो है वो आप आ चुके हैं, लेकिन आप while exploring the rest of the possible path आपके पास एक इस तरह का एज भी है जो कि डायरेक्टली उस वर्टेक्स V को जो है वो कनेक्ट कर रहा है, उसको हम फॉरवर्ड एज कहते हैं। लेकिन वो बेसिकली ट्री का पार्ट नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी आप कुछ और अल्टरनेट पाथ को जो है वो सेलेक्ट कर चुके होते हैं। सो इसको जो है वो हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड एज कहते हैं। फॉरवर्ड डेफिनेशन हम आगे जो है वो देख लेते हैं। और सी एज जो है ट्री एज, बैक एज और फॉरवर्ड एज के अलावा जितने भी एजेस होते हैं वो बेसिकली हमारे पास जो है वो क्रॉस एजेस कहलाते हैं। अगर आप क्रॉस एजेस देखें तो क्रॉस एजेस बेसिकली क्या है, क्रॉस एजेस या तो डिफरेंट आपके पास जो ट्रीज हैं उनके डिफरेंट नोड्स के दरमियान कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, या जो आपके पास मल्टीपल पेरेंट्स होते हैं उनके दरमियान जो है, या मल्टीपल जो वो होते हैं सिबलिंग्स होते हैं उनके दरमियान जो है वो कनेक्टिविटी आपके पास जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम टाइम के पर्सपेक्टिव से बात करें तो टाइम इसका क्या है, थीटा ऑफ v प्लस ई। थीटा ऑफ v प्लस ई इसलिए हम कह रहे हैं दिस इज सिमिलर टू द BFS एनालिसिस। एनालिसिस ऑलमोस्ट वही है जो कि हमारे BFS का था, लेकिन हम यहाँ पे थीटा यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे बिग O यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास DFS ये गारंटी कर रहा है कि उसने हर एक वर्टेक्स को और हर एक एज को जो है वो एग्जामिन करना है, उसको एक्सप्लोर करना है। तो जब आपके पास हर एक, चाहे जो भी आपका पॉसिबल ग्राफ हो, आपके पास हर एक नोड और हर एक एज जो है वो एक्सप्लोर होता है, तो इसलिए हमारे पास जो टाइम है वो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ थीटा ऑफ v प्लस ई होगा इंस्टेड ऑफ बिग O जो कि हमारे पास BFS में था, क्योंकि BFS में हमारे पास कुछ एजेस और कुछ वर्टिसेस जो है वो अनएक्सप्लोर्ड रहते थे। ठीक है जी। जैसे मैंने पहले कहा कि DFS जो है वो हमें क्या प्रोड्यूस करके दे रहा होता है, वो हमें एक डेप्थ फर्स्ट फॉरेस्ट जो है जिसमें एक से ज़्यादा आपके पास डेप्थ फर्स्ट ट्रीज एग्जिस्ट करते हैं, तो वो हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। ईच ट्री इज मेड ऑफ एजेस U, V such that U is grey and V is white when U, V was explored। तो आपके पास हर एक ट्री में जो ट्री एज है या जो ट्री एज है वो कौन सा एज है, वो एज है कि जब आप एक एज U, V को एक्सप्लोर कर रहे थे या आप उस ट्री एज को सेलेक्ट कर रहे थे, तो वो तब आप सेलेक्ट कर रहे थे जब आपके पास U जो है वो ग्रे था और V आपको जो है वो वाइट मिल रहा था, तभी जाके हम जो है वो U, V को जो है वो एक्सप्लोर कर रहे थे। ठीक है जी। सो दिस इज बेसिकली कंडीशन कि आप कब उसको एक्सप्लोर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलरिंग स्कीम, हम उसको जो है वो ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुके हैं। So now we do have a theorem on the basis of the finishing and discovery timings, जिसको हम parenthesis theorem कहते हैं। प्रूफ की हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है। For all UV exactly one of the following does hold। हमारे पास क्या है, इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ में से एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। आप डिस्कवर करते हैं U को और उसके बाद उसको फिनिश करते हैं और फिर उसके बाद V वर्टेक्स जो है उसे डिस्कवर करते हैं और उसको फिनिश करते हैं। तो जो U का डिस्कवरी टाइम होगा वो VF से कम, U के फिनिशिंग टाइम से कम होगा, और जो U का फिनिशिंग टाइम है वो
वी के डिस्कवरी टाइम से कम है, और इस तरीके से जो वी का डिस्कवरी टाइम है वो एफ ऑफ वी के एफ ऑफ वी टाइम से जो है वो कम है। या आप कह सकते हैं कि आपके पास वी जो है वो डी ऑफ वी की वैल्यू लेस देन एफ ऑफ वी है, और उसके बाद डी ऑफ यू की वैल्यू जो है ये ग्रेटर है आपके एफ ऑफ वी से, और एट द सेम टाइम वो एफ ऑफ वी से जो है वो कम है। तो इस सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि u और v जो है वो एक दूसरे के डिसेंडेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि u से v एक्सप्लोर नहीं हो सकता, हम u से v पे जो है वो नहीं जा रहे हैं, और अगर हम v पे हैं तो हम v से u पे नहीं जा रहे हैं। सो u और v जब एक दूसरे के डिसेंडेंट नहीं है तो आपके पास जो डिस्कवरी और फिनिशिंग टाइम है u और v के दोनों के लिए, तो उसमें ये रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जब मैं ये कहता हूँ कि u जो है v जो है वो u का डिसेंडेंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि u जो है वो v का प्रेडिसेसर नहीं है। तो प्रेडिसेसर अगर ये होगा और ये उसका डिसेंडेंट होगा तो फिर इसके डिस्कवरी के बाद में v को डिस्कवर करता है, लेकिन चूंकि ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, तो इसलिए u डिस्कवर होने के बाद फिनिश होगा, फिर मैं v पे, जब ज़रूरी नहीं है कि उसके बाद मैं स्ट्रेट अवे उस पे जाऊंगा, लेकिन मैं किसी लेटर टाइम पे जो है वो डी को डिस्कवर और फिनिश करूंगा। ठीक है, या अल्टीमेटली ये होगा कि फिर मैं वी को डिस्कवर करने के बाद फिनिश करूंगा, उसके बाद यू को डिस्कवर और फिनिश करूंगा। सो ये कब ये सिचुएशन अगर होता है जब आपके पास यू और वी जो है एक दूसरे के डिसेंडेंट नहीं होते हैं। अगर v जो है वो u का डिसेंडेंट है, इसका मतलब ये है कि आप u पे आते हैं, और जब u आपके पास होता है तो जब आप उसके u के एडजेसेंसी v पे जाते हैं तो आपको एक v मिलता है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपका जो डिस्कवरी टाइम है u का वो कम होगा v के डिस्कवरी टाइम से, और जब v जो है वो फिनिश होगा तो वो जो है वो u से पहले फिनिश होगा। सो इसलिए उसका फिनिशिंग टाइम जो है वो u के फिनिशिंग टाइम से जो है वो क्या होगा, वो कम होगा। तो पहले यू डिस्कवर होगा तो उसका टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, फिर वी डिस्कवर हो जाएगा तो उसका टाइम कैलकुलेट हो जाएगा, और वी जो है वो क्या होगा, वो फिर यू से जो है वो पहले फिनिश होगा तो उसका टाइम आ जाएगा, और फिर उसके बाद जो है वो यू का फिनिश करेंगे आफ्टर बैक ट्रैकिंग। ठीक है जी। और दूसरे केस में जिसमें हम कहते हैं कि यू जो है वो वी का डिसेंडेंट है, इसका मतलब ये है कि यू से आप वी से जो है वो आप यू पे जा रहे हैं। तो पहले आप वी को डिस्कवर करेंगे, उसके बाद यू को डिस्कवर करेंगे, फिर यू को फिनिश करेंगे, और फिर वी पे बैक ट्रैक होके वी पे जाएंगे और उसको जो है वो फिर आप फिनिश करेंगे। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं, तीनों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी जो है वो एग्जैक्टली जो है वो यू और वी के परस्पेक्टिव से जो है वो एग्जिस्ट करती है। लेकिन आपके पास ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप यू को डिस्कवर करें, उसका टाइम जो है वो आपके पास वी के डिस्कवरी से कम हो, और फिर जो डिस्कवरी टाइम है वी का वो जो है वो फिनिशिंग टाइम से जो है वो कम हो, और फिनिशिंग टाइम फॉर यू जो है वो क्या हो, वो वी के फिनिशिंग टाइम से जो है वो कम हो, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप जब यू से वी पे जाते हैं तो वी को फिनिश करते हैं तो वी का टाइम जो है वो कम होगा, और जो यू का टाइम होगा बैक ट्रैकिंग के बाद आप यू पे फिर आएंगे तो उसका टाइम जो होगा वो बेसिकली वी से जो है वो क्या होगा, वो ग्रेटर होगा। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट द केस, राइट। इट्स लाइक द पेरेंथेसाइजेशन। आप ये कहते हैं कि जी स्मॉल पेरेंथेसिस को ओपन करें, उसको क्लोज करें, फिर जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट को जो है वो ओपन करें और फिर उसको क्लोज करें। इस तरीके से आप कहते हैं स्मॉल पेरेंथेसिस को ओपन करें, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करें, फिर उसको क्लोज करें, और फिर उसके बाद जो है वो पेरेंथेसिस को क्लोज करें। तो दिस इज फाइन एज वेल। फिर आप कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करें, फिर पेरेंथेसिस को ओपन करें, उसको क्लोज करें, और फिर जो है वो आपके पास जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स को जो है वो आप क्लोज कर दें। दिस इज फाइन। लेकिन ये हमारे पास जो है दिस इज नॉट ओके कि आप पेरेंथेसिस को ओपन करें, उसके बाद जो है वो आप स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करें, और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करने से पहले जो है वो आप जो है वो पेरेंथेसिस को क्लोज कर लें। सो दिस इज नॉट फाइन, एंड द सेम इज द केस विद दिस वन एज वेल। सो ये पेरेंथेसाइजेशन का थ्योरम जो है ये बेसिकली ये यहाँ पे जो है वो अप्लाई होता है कि आपके पास कौन कौन से पॉसिबिलिटी जो है वो करेक्ट है और कौन से जो है वो करेक्ट नहीं। ये क्लासिफिकेशन ऑफ एजेस मैंने कहा था कि डीएफएस के साथ ये एजेस जो है ये 4 डिफरेंट किस्म के एजेस को आप 4 डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। वहाँ मैंने थोड़ा सा इसको डिस्कस किया था, लेकिन हम फॉर्मली यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हम ये कहते हैं कि ट्री एज जो है वो क्या है, इन अ डीएफ फॉरेस्ट इज a tree is an edge in the depth first forest जिसको आप U से V पे जाके एक्सप्लोर करते हैं।
ठीक है। सो जब v आपको एज ए वाइट मिलता है तब आप u से v पे जाते हैं, इसे एक्सप्लोर करते हैं। तो u से जब आप v पे जाते हैं और उस u कामा v को एक्सप्लोर करते हैं तो उस एज को हम ट्री एज कहते हैं। u कामा v एज जो है उसको हम बैक एज कहते हैं, वेयर u इज अ डिसेंडेंट ऑफ v। ठीक है जी। तो बैक एज हमारे पास क्या होता है कि जहां पर आप उस u कामा v को जो है वो आप बैक एज कहते हैं जिसमें आपके पास u जो है वो v का जो है वो डिसेंडेंट होता है। ठीक है जी। फॉरवर्ड एज क्या है, एक u कामा v एज को हम फॉरवर्ड एज कहते हैं जहां पर v जो है इज अ डिसेंडेंट ऑफ u, लेकिन दिस इज नॉट अ ट्री एज, क्योंकि जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि आप एक अल्टरनेट पाथ के थ्रू इस v को ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं। सो u v जो है वो u का डिसेंडेंट है, लेकिन ये हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं एज ए ट्री एज। तो इस एज को हम जो है वो क्या कहते हैं, इसको हम एज ए फॉरवर्ड एज कहते हैं। क्रॉस एज जो है वो इस ट्री बैक और फॉरवर्ड एज के अलावा जितने भी और एज पॉसिबल हैं उनको हम क्रॉस एज कहते हैं। दे कैन गो बिटवीन द वर्टिसेस इन द सेम डेप्थ फर्स्ट ट्री और इन डेप्थ इन डिफरेंट डेप्थ फर्स्ट ट्रीज एज वेल। इस तरह मैंने कहा था कि डिफरेंट ट्रीज के वर्टिसेस के दरमियान भी हो सकते हैं और वो जो है वो सेम डेप्थ फर्स्ट ट्री के जो वर्टिसेस हैं सेम लेवल में उसके थ्रू भी हो सकते हैं। ठीक है जी। So आप यहाँ पे जो है in an undirected graph there may be some ambiguity since u comma v and v comma u are the same is classified by the first type about that matches as well। अब हमारे पास यहाँ पे तो हमने जो जिस ग्राफ के ऊपर इस DFS को अप्लाई किया और जिसमें हमने ये क्लासिफिकेशन को अप्लाई किया तो ये हमारे पास जो है वो डायरेक्टेड ग्राफ था। अब डायरेक्टेड ग्राफ में कुछ एजेस में जो है वो आपके पास इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ में फॉरवर्ड और ट्री एज का और इस तरीके से बैक एज का जो है वो कंसिडरेशन जो है वो थोड़ा सा एम्बिग्विटी क्रिएट कर सकता है। लेकिन यहाँ के लिए उन्होंने ये कहा है कि आप उसकी जब क्लासिफिकेशन करें तो जो इसमें से पहले को मैच कर रहा है आप उसी के थ्रू ही उसको जो है वो क्लासिफाई कर लें और फर्स्ट जो है वो सिलेक्शन कर लें, उसके बाद दूसरे वाले को जो है वो फिर करस्पॉन्डिंग जो है जो क्लास है उसमें आप उसको जो है वो आप प्लेस कर लें। ओके तो आज के लेक्चर में हमने जो है वो ग्राफ को डिस्कस किया, ग्राफ के रिप्रेजेंटेशंस को डिस्कस किया, एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन और एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। फिर हमने बीएफएस और डीएफएस को जो है वो डिस्कस किया, उनके कॉन्सेप्ट को, उसके एल्गोरिथम को, उनके एग्जांपल्स को डिस्कस किया, बीएफएस के लिमिटेशन और वर्थ और लिमिटेशन को डिस्कस किया और उसके एनालिसिस को भी डिस्कस किया। उसके बाद हमने फिर देखा कि डीएफएस ने किस तरीके से बीएफएस के इश्यूज़ को जो है वो सॉल्व किया और उसके बाद हमने उसके एनालिसिस को भी डिस्कस किया। डीएफएस के पर्सपेक्टिव से हमने जो है वो क्लासिफिकेशन को भी डिस्कस कर लिया है। सो अब इसी पे बेस एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल है। यहाँ पे मैं एक ग्राफ दे रहा हूँ g इज इक्वल टू वी ई, जिसमें v में क्या है 1 2 3 4 5 हमारे पास जो है वो वर्टिसेस हैं और एजेस क्या है 1 3 2 3 3 4 3 5 4 6 और 5 6 मींस देयर आर 6 एजेस और 5 आपके पास जो है वो वर्टिसेस हैं। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने इस ग्राफ को ग्राफिकल फॉर्म में जो है वो ड्रॉ करना है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो ग्राफ आपके पास आ जाए उसका एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन और एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मेमोरी में करवानी है। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, सोर्स नोड 3 को एज अ सोर्स नोड ले लें और जो ग्राफ आपने जो ग्राफ है आपके पास उस पर बीएफएस अप्लाई करें और डी ऑफ वी की वैल्यूज जो है वो आप जो है वो प्रोड्यूस करें। बल्कि आप इसका जो डेप्थ ब्रेड फर्स्ट ट्री जो बनती है आप उस ट्री को जो है वो प्रोड्यूस कर दें और उसके बाद आप इसी ग्राफ के ऊपर जो है वो डीएफएस को अप्लाई करें। आपकी मर्जी है कि आप किस नोड्स को जो है वो एज अ सोर्स नोड इनिशियली सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये आप पे जो है वो डिपेंडेंट है, यू कुड डू दैट। ठीक है जी। सो वहाँ पे मैं इसको एज असाइनमेंट ऐड कर रहा हूँ। आप इस असाइनमेंट को जो है वो बिफोर द ड्यूरेशन जो है वो आप सबमिट कर लीजिएगा। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।